पुराने समय में एक बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, मजबूत किले थे, चौड़ी सड़कें थी और ऊंचे ऊंचे महल की दीवारें खड़ी थी। उस देश पर एक ईमानदार और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसके समय में किसी पर भी अत्याचार नहीं होता, किसी को बिना कारण परेशान नहीं किया जाता। दरबार में आने वालों की बात सुनी जाती थी और निर्णय न्याय के साथ किए जाते। उस देश में शांति थी और लोग सुख से रहते थे। एक दिन राजा ने घोषणा की कि आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा। महल में हलचल मच गई। घुड़साल से अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े निकाले गए, उन पर काठी कसी गई, तीर कमान तैयार किए गए। सैनिक शस्त्र संभालते हुए अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। सुबह की हल्की धूप में दल तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। घोड़े कच्ची पगडंडियों पर तेज तेज दौड़ रहे थे। उनके खुरों से मिट्टी हवा में उड़ रही थी। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। अचानक इतने बहुत से सैनिकों को देख जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगे। कहीं हिरन झाड़ियों से निकलकर भागते दिखे, कहीं पक्षी एक साथ उड़े। शिकार शुरू हुआ और राजा अपने शौक में आगे बढ़ता चला गया। कभी किसी हिरन पर उसने तीर चलाई और कभी किसी नीलगाय पर, कभी खेतों में अपने घोड़े दौड़ाए और कभी जंगल की झाड़ियों से गुजरते हुए किसी पक्षी का शिकार किया। राजा लगातार शिकार के शौक में अपना घोड़ा आगे की तरफ दौड़ाता जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि आखिर कब वो अपने बाकी सैनिकों से दूर निकल गया। सैनिक बिछड़ चुके थे। समय बीतता चला गया। सूरज ढलने लगा और रोशनी धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छुपने लगी। जंगल अब और घना लगने लगा था। रास्ते जो सुबह साफ नजर आ रहे थे अब उलझने लगे थे। घोड़ा भी दौड़ते दौड़ते थक चुका था और राजा के शरीर में भी घोड़े पर लगातार बैठे बैठे यात्रा करने के कारण दर्द सा होने लगा था। चांद की हल्की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर गिर रही थी। घोड़ा लगातार चल रहा था। जंगल की शांति में घोड़ों के पैरों की आवाजें सूखे पत्तों पर साफ सुनाई दे रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद जंगल का घनापन कम होने लगा। पेड़ पीछे छूटने लगे और खुली जमीन सामने नजर आने लगी। जब वो जंगल के दूसरे किनारे से बाहर निकला तो सामने कुछ झोपड़ियां उसे दिखाई दी। ये एक छोटा सा गांव था। कच्चे घर और कहीं कहीं दरवाजों पर टिमटिमाते दीपक जल रहे थे। ये दृश्य देखते ही राजा के मन को एक अजीब सा संतोष मिला। उसने अपने घोड़े को थोड़ा सा धीमे किया, शांति की सांस ली और फिर अपने सिर से राजकीय मुकुट उतार लिया। अपनी तलवार को घोड़े की काठी के पास ही छुपा दिया। उसने खुद का रूप किसी साधारण यात्री की तरह बना लिया। उस गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए राजा अचानक एक पुरानी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुक गया। भीतर हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। बाहर सन्नाटा था। उसने एक पल ठहरकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर धीरे से आगे बढ़कर साहस करके उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो पहले तो कुछ पल शांति रही और फिर कुंडी खुलने की हल्की सी आवाज आई और दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। कमजोर आंखें, झुकी कमर, हाथ में पुरानी सी एक लाठी और दूसरे हाथ में जलता हुआ एक दीपक। उस बूढ़ी स्त्री ने दीपक को थोड़ा करीब लाकर राजा का चेहरा देखने का प्रयास किया। दीपक की रोशनी में राजा का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजा ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और धीमी आवाज में बोला, दादी मां, मैं एक यात्री हूं। जंगल में रास्ता भटक गया था। अगर आज की रात आपके घर रुकने की अनुमति मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बूढ़ी स्त्री कुछ पल उसे देखती रही, जैसे विश्वास करना चाहती हो, और फिर थकी हुई आवाज में बोली, अंदर आ जाओ बेटा। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही राजा की दृष्टि उस कच्ची सी साधारण झोपड़ी पर गई। कच्ची दीवारें, दरवाजे पर लटकता फटा हुआ पुराना पर्दा, झोपड़ी के कोने में रखा मिट्टी का एक घड़ा और बीच में पुरानी सी खाट।
उसी खाट पर एक पतली चादर ओढ़े कोई करवट लिए सो रहा था। बूढ़ी स्त्री लाठी के सहारे चलती हुई एक कोने में गई। वहां से उसने एक पुराना सा थैला उठाया और फिर अपने कमजोर हाथों से उस थैले के अंदर कुछ खोजने लगी। थोड़ी देर बाद उसने थैले से एक पुरानी चटाई निकाली। वो बूढ़ी स्त्री ने अपने एक हाथ में वो चटाई पकड़ी और फिर दूसरे हाथ से अपनी लाठी के सहारे चलते हुए झोपड़ी के किनारे एक कोने की तरफ आई और जमीन पर चटाई बिछाते हुए बोली, बेटा तुम यही आकर बैठ जाओ। राजा चुपचाप जाकर उस फटी पुरानी चटाई पर बैठ गया। बूढ़ी स्त्री लाठी के सहारे धीरे धीरे खाट तक पहुंची और हल्की आवाज में बोली, खुशी बेटी उठ जाओ, कोई यात्री आया है, उनके लिए चूल्हा जलाकर भोजन गर्म कर दो। ये सुनकर वो लड़की उठ बैठी। घर में किसी अपरिचित यात्री को देखते ही उसने तुरंत अपना दुपट्टा ठीक किया और चेहरा ढक लिया। बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। राजा ने एक पल के लिए अपनी दृष्टि उस लड़की की तरफ उठाई और फिर आंखें झुका ली। लड़की बिना कुछ कहे चूल्हे के पास गई। कुछ लकड़ियां एकत्र कर उसने चूल्हे में आग जलाई और फिर एक मिट्टी का बर्तन उस चूल्हे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी स्त्री ने एक लोटा पानी राजा के सामने लाकर रख दिया और फिर उस लड़की खुशी ने भी एक थाली में कुछ सूखी रोटियां लाकर राजा के पास रख दी। राजा ने एक पल के लिए अपनी नजरें उठाकर धन्यवाद कहा और सादगी से भोजन करने लगा। वो लड़की फिर से अपनी खाट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सभी अपनी अपनी जगहों पर जाकर लेट गए। राजा भी अपनी उसी चटाई पर दीवार से सटकर बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थी और वो बैठे बैठे ही झपकी ले रहा था। उस साधारण सी फटी पुरानी चटाई पर राजा को नींद नहीं आ रही थी। सुबह राजा की आंख खुली तो घर में हल्की फुल्की हलचल थी। चूल्हे की आग जल रही थी और उसी के पास वो लड़की खुशी बैठी रोटियां बना रही थी। चेहरा अब भी दुपट्टे में ढका हुआ था। हाथ काम में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद उसने साधारण सा नाश्ता राजा के सामने लाकर रख दिया। ये कुछ सूखी रोटियां, थोड़े फल और पानी था। राजा ने चुपचाप उन चीजों में से बस थोड़ा सा खाया और फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने बूढ़ी स्त्री का धन्यवाद किया और जाने की अनुमति मांगी। बाहर निकलते समय उसे ज्ञान ही नहीं हुआ कि उसकी एक मूल्यवान अंगूठी वही पुरानी चटाई के ऊपर छूट गई है। झोपड़ी के बाहर बंधे घोड़े की उसने जाकर रस्सी खोली और शांति से उसके ऊपर सवार होकर आगे बढ़ गया कि तभी उस बूढ़ी स्त्री की दृष्टि झोपड़ी के अंदर उस चटाई पर पड़ी। वहां एक बहुत कीमती सोने की अंगूठी पड़ी थी। उसने जल्दी से अपनी बेटी से कहा, ऐ खुशी, जल्दी से इस यात्री को रोको, इसकी ये वस्तु छूट गई है, जल्दी से जाकर उसे ये अंगूठी देकर आओ। खुशी ने जल्दी से वो अंगूठी उठाई और फिर तेज कदमों के साथ दरवाजे पर पहुंची। उसने तेज आवाज से राजा को पुकारा। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो खुशी उसके पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। राजा ने अपना घोड़ा रोक दिया। वो खुशी की तरफ देखने लगा। खुशी ने घोड़े के पास पहुंचकर अंगूठी आगे बढ़ाई और धीमी आवाज में कहा, यह आपकी अंगूठी उसी चटाई पर छूट गई थी। राजा वो अंगूठी लड़की के हाथों से लेकर अपनी उंगली में पहनने लगा कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उस लड़की खुशी के चेहरे से उसका दुपट्टा हल्का सा सरक गया। चेहरे से पर्दा हटते ही राजा की दृष्टि उस लड़की पर पड़ गई। वो पल भर के लिए चकित रह गया। वो लड़की खुशी बहुत ज्यादा सुंदर थी। मासूम सा चेहरा, नीली नीली आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी कोमलता। खुशी ने तुरंत अपना दुपट्टा संभाला और बिना कुछ कहे झोपड़ी की तरफ जाने लगी। राजा वही खड़ा उसे देखता रहा। काफी देर बाद राजा ने अपना घोड़ा मार्ग की तरफ मोड़ दिया। घोड़ा महल की तरफ दौड़ता जा रहा था, लेकिन राजा की आंखों के सामने बार बार वही मासूम सा खुशी का चेहरा आ जाता। वही आंखें, वही सादगी। सूरज अपनी गति में ऊपर चढ़ चुका था और दोपहर ढलने को थी कि तभी महल की ऊंची दीवारों से सैनिकों ने दूर एक यात्री को आते देखा। जैसे जैसे वो करीब आता गया,
सैनिकों की व्याकुलता बढ़ती चली गई। अचानक किसी ने पहचान लिया और आवाज आई, अरे ये तो राजा है। तुरंत सैनिक दरवाजे की तरफ दौड़े। राजा ने घोड़ा धीमा किया। सैनिकों ने महल के दरवाजे के पास आकर घोड़े की लगाम थामी। राजा बिना कुछ बोले नजरें झुकाए भारी कदमों से महल की तरफ धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। दिन बीतते गए, परंतु उस बूढ़ी स्त्री के घर में बिताई गई वो रात का दृश्य राजा के हृदय पर अंकित हो चुका था। महल अपनी जगह था, दरबार सजता था, निर्णय होते थे, लोग आकर प्रणाम करते थे, सेविकाएं आगे बढ़-बढ़कर राजा की सेवा करती थी। लेकिन राजा का मन कहीं और उलझता जा रहा था। रात को सोने के लिए आंख बंद करता तो वही छोटा सा घर, वही पुरानी झोपड़ी, वही ढका हुआ सुंदर उस लड़की खुशी का चेहरा और वही उसकी नीली नीली आंखें सामने आ जाती। ये बेचैनी अब उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। अंत में जब बेचैनी सीमा से ज्यादा बढ़ी तो एक सुबह राजा ने घोषणा की कि कुछ सैनिकों को तैयार किया जाए। राजा के आदेश पर जल्दी से कुछ सैनिक तैयार हुए और फिर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उसी गांव की तरफ निकल पड़ा। कई घंटे की यात्रा करके जब वो उस गांव के अंदर पहुंचा तो हर तरफ हलचल मच गई। राजा और सैनिक और उनके हाथों में तलवारें देखकर सभी गांव वाले डर गए। राजा अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ उसी झोपड़ी के सामने पहुंचा। बूढ़ी स्त्री ने जब बाहर आकर देखा तो वो घबरा गई। राजा को पहचानते उसके हाथ कांपने लगे। राजा घोड़े से उतरा, आदर से उस बूढ़ी स्त्री को प्रणाम किया और फिर अपने बारे में बताया कि दादी मां, मैं उस रात आपके घर में एक यात्री की तरह रुका था। मैंने उस रात अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन आज बताता हूं। मैं इस देश का राजा हूं और मैं यहां आपके घर एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। और फिर उसने बिना बात घुमाए कहा कि दादी मां, मेरी मन की इच्छा है कि मैं आपकी पोती खुशी से विवाह करना चाहता हूं और उसे महल की रानी बनाना चाहता हूं। बूढ़ी स्त्री के आंखों में एक अजीब सी प्रसन्नता उतर आई। वो वर्षों से यही सोचकर डरा करती थी कि आखिर मैं अपनी पोती का विवाह कैसे करूंगी। मेरे पास ना तो धन है ना कोई सहारा। लेकिन आज स्वयं राजा उसके दरवाजे पर प्रस्ताव लेकर आया था तो उसके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। उसने कांपती आवाज में स्वीकृति दे दी। उस लड़की खुशी को बुलाया गया। उसने सिर झुकाए सब सुना। उसके मन में पहले तो थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर थोड़ी देर शांति के बाद उसने भी अपनी सहमति प्रकट कर दी। कुछ ही दिनों में राजा और उस लड़की खुशी के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। उन दोनों का विवाह हो चुका था और अब खुशी महल की रानी बन चुकी थी। महल की सेविकाएं उसके संकेतों पर दौड़ती। सैनिक पूरे सम्मान से उसके सामने आकर खड़े हो जाते। दरबार में उसकी उपस्थिति पर सभी मंत्री पंक्तियों में खड़े हो जाते। लोग अपना सिर झुका लेते और जब रानी खुशी बोलती थी तो हर एक उसके निर्णय को ध्यान से सुनता। राजा अपनी इस नवविवाहिता महल की रानी खुशी से बहुत प्रेम करता था। हर पल उसका ध्यान रखता। दिन अपनी गति में गुजरते चले गए। महल का जीवन अब रानी खुशी के नाम से पहचाना जाने लगा था। सुबह की रोशनी उसके कक्ष में उतरती। सेविकाएं उसकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखती और राजा प्रायः उसके पास आकर उसका कुशल मंगल पूछता। समय के साथ एक और समाचार महल में फैल गया कि रानी खुशी गर्भवती है और बहुत जल्दी वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ये बात सुनकर महल में रौनक बढ़ गई। हर चेहरा प्रसन्न नजर आने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और रानी खुशी के गर्भ में पल रहे शिशु के साथ उसकी आदतें भी बदलने लगी। कभी रानी खुशी को फल खाने का मन करता, कभी यूं ही खिड़की के पास बैठकर आकाश को वो देखने लगती। आने वाले समय का बोध उनके मन में हल्की सी घबराहट और एक मीठी सी आशा साथ साथ उत्पन्न कर देती। एक सुबह रानी खुशी महल के एक खुले भाग में रखी मेज के पास बैठी थी। सामने फलों की थाली रखी थी और पास में 2 सेविकाएं खड़ी थी। रानी खुशी चुपचाप फल खा रही थी,
कि तभी राजा वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब सी व्याकुलता फैली हुई थी। वो गहरी सोच में डूबा था। राजा ने संकेत से सेविकाओं को वहां से जाने को कहा और फिर रानी खुशी के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर राजा चुप रहा और फिर उसने रानी से कहा, देखो, मैं इस समय बहुत ही अजीब सी चिंता में फंसा हूं। मेरे मस्तिष्क में बार बार एक ही विचार आ जाता है जो मुझे बेचैन कर देता है। मुझे अपने आने वाले दिनों की चिंता सताने लगती है। मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा समय तक शासन नहीं संभाल पाऊंगा। और फिर उसने बिना संकोच वो बात कह दी कि जिसने हवा का रंग ही बदल दिया। राजा ने कहा, देखो ए रानी, मुझे होने वाली संतान में सिर्फ लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं। और अगर लड़की उत्पन्न हुई तो मैं उसे जिंदा दफना दूंगा, क्योंकि लड़की कुछ नहीं कर सकती। राजा के ये शब्द रानी खुशी के हृदय पर किसी प्रहार की तरह लगे। उसका हाथ थर थर कांपने लगा। फल हाथ से छूटकर थाली में गिर गए और उसकी सांसें गले ही में अटक गई। वो कुछ पल तक बोल न सकी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अभी तक वो जिस बच्चे को अपने अस्तित्व का हिस्सा समझ रही थी, राजा की तरफ से उसके बारे में ये सुनना उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं था। उसकी आंखें भर आई। राजा तो उस समय रानी के पास से उठकर चला गया, लेकिन उसके मन पर एक बहुत बड़ा घाव छोड़ गया। उस शांति में उसका दुख, उसका भय और उसकी विवशता सब कुछ झलक रहा था। उस दिन के बाद से रानी खुशी जैसे बदल ही गई हो। जो चेहरा कभी महल की रौनक हुआ करता था, उस पर अब हर वक्त एक गहरी उदासी छाई रहती। भोजन की थाली सामने आती तो वो बस 2 टुकड़े उठाती और फिर हाथ रोक लेती। सेविकाएं रानी को समझाने का प्रयास करती, मगर वो हल्की सी मुस्कान के साथ सबको टाल देती। रातें करवटों में कटने लगी। कभी आंखें बंद करती तो राजा के वो शब्द कानों में गूंजने लगते। वो अपने पेट पर हाथ रखकर देर तक बैठी रहती, जैसे अंदर पल रहे शिशु से चुपचाप बातें कर रही हो। एक दिन महल की एक सबसे वृद्ध और समझदार सेविका, जो वर्षों से राजघराने की सेवा में थी, रानी के कक्ष में आई। उसने देखा कि रानी खिड़की के पास बैठी थी। नजरें दूर आकाश पर जमी हुई थी। सेविका ने धीरे से पास आकर आवाज दी तो रानी के धैर्य का बांध टूट गया। वो उठी और बिना कुछ कहे उस बूढ़ी सेविका से लिपट गई। उसकी सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर बाद उसने दुख भरी सिसकती आवाज में कहा, दादी मां, अगर लड़की हुई तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी आंखों के सामने अपनी संतान को मरता नहीं देख सकती। ये कहते हुए रानी का शरीर कांप रहा था। बूढ़ी सेविका ने उसे गले से लगा लिया और सिर पर हाथ फेरती रही, मगर उसके पास भी आज कोई उत्तर नहीं था। दिन गुजरते चले गए। महल में बाहर से सब कुछ वैसा ही था, मगर रानी खुशी के भीतर भय और विवशता बढ़ती जा रही थी। चलना फिरना भारी होने लगा। सेविकाएं हर वक्त उनके आसपास रहती। रातें और लंबी हो गई। फिर एक दिन वो समय भी आ पहुंचा जब महल का वातावरण बदलने लगा। उस रात महल के अंदर तेज हलचल थी। दाइयां इधर उधर दौड़ रही थी। दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बाहर गलियारों में सन्नाटा था। उस रात राजा भी अपने कक्ष में अकेला टहल रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कभी खिड़की के पास जाकर रुक जाता, कभी कक्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता। उसके मन में बार बार यही विचार उठ रहा था कि शायद आज उसकी शासन का उत्तराधिकारी इस दुनिया में आने वाला है। और कभी उसके हाथ दुआ के लिए उठ जाते। कभी आने वाले पुत्र की कल्पना करते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती। पूरे महल में हलचल थी। दूर दूर से वैद्य बुलाए जा चुके थे। दाइयां अपने अपने काम में लगी थी। जड़ी बूटियां तैयार थी। गलियारों में सैनिक शांति से खड़े थे और सबकी नजरें उसी कक्ष की तरफ टिकी थी, जिसके अंदर रानी खुशी कुछ दाइयों के साथ उपस्थित थी। बाहर हर चेहरे पर आशा और बेचैनी साथ साथ दिखाई दे रही थी, मगर उस कक्ष के भीतर रानी की आंखों में उस पल भी प्रसन्नता नहीं थी,
बल्कि एक गहरा भय सता रहा था, जो आने वाले अतिथि के साथ जुड़ा था, उस बच्चे के साथ जुड़ा था जो अभी जन्म लेने वाला है। उस कक्ष के अंदर रानी खुशी के पास वही बूढ़ी सेविका उपस्थित थी, जो वर्षों से महल में थी और रानी के हर सुख दुख की साथी थी। उसके अतिरिक्त कक्ष में 2 और स्त्रियां थी, मगर वे कोई साधारण दाइयां नहीं थी। वे दोनों उसी बूढ़ी सेविका की अपनी बेटियां थी, समझदार और विश्वास पात्र। ये सब रानी खुशी के ही आदेश पर किया गया था। रानी ने बच्चे के जन्म से पहले ये आदेश जारी किया था कि जिस रात मेरे गर्भ से मेरे बच्चे का जन्म हो, तो उस रात मेरे कक्ष में महल की वही बूढ़ी दाई रहेगी और उसकी दोनों बेटियां रहेंगी, और कोई भी उस रात मेरे कक्ष नहीं आ सकता। वो रात गहरी होती जा रही थी, दीपकों की लौ हिल रही थी। अचानक रानी खुशी के पेट में तेज दर्द उठा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तड़प उठी। बूढ़ी दाई तुरंत आगे बढ़ी। उसने रानी को अपने कंधे का सहारा दिया और धीमी आवाज में ढांढस बंधाती रही। दाइयां अपने काम में जुट गई। कुछ देर बाद कक्ष में एक नन्ही सी आवाज गूंजी। एक दाई ने बच्चे को गोद में उठा लिया। उस समय रानी अचेत अवस्था में थी। उसकी आंखें बंद थी और शरीर थक कर ढीला पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद जब रानी को चेतना आई, तो उसने घबराई हुई निगाहों से इधर उधर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, मेरा बच्चा मुझे दे दो। दाई ने बच्चे को आगे बढ़ाया। रानी ने कांपते हाथों से उसे अपने पास लिया और फिर उस बूढ़ी दाई की तरफ देखकर पूछा, दादी मां, बेटा हुआ है ना? ये सुनते ही बूढ़ी दाई एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी व्याकुलता उतर आई। वो कुछ बोल ना सकी। कक्ष की वायु भारी हो गई। रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। जब रानी ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर ठीक से देखा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक नन्ही सी बच्ची थी। एक लड़की थी। गुलाबी होंठ, कोमल हाथ और बंद पलकों के नीचे एक मासूम सी दुनिया। ये देखते ही रानी की सांसें तेज हो गई। उसका हृदय जैसे बैठने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। बूढ़ी दाई आगे बढ़ी और रानी को अपने सीने से लगा लिया। रानी सिसकती हुई आवाज में बोली, दादी मां, मैं खुद को कैसे रोकूं? मुझे अच्छी तरह पता है कि कल ही राजा मेरी इस बेटी को जिंदा दफना देगा। वो इसे कभी सहन नहीं करेगा और मैं अपनी बेटी को मरते नहीं देख सकती। कक्ष में सन्नाटा छा गया और उस शांति में सिर्फ रानी खुशी की सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। बूढ़ी सेविका रानी को सीने से लगाए रही। थोड़ी देर बाद उसने रानी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, रानी साहिबा, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर ईश्वर ने चाहा कि ये बच्ची जीवित रहे, तो कोई शक्ति इसे समाप्त नहीं कर सकती। मैं आपको एक मार्ग बताती हूं, एक अंतिम उपाय। रानी ने आंखों में आंसू भरे उसकी तरफ देखा। फिर बूढ़ी दाई ने आगे कहा, देखो रानी साहिबा, आज ही मेरे मोहल्ले में एक स्त्री के घर बच्चे का जन्म हुआ है। उसका बच्चा मृत पैदा हुआ है। मैंने उस स्त्री को पहले ही समझा दिया था कि जिस बच्चे को तुम्हें दफनाना ही है, अगर उससे किसी का जीवन बच जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? और फिर बूढ़ी दाई ने रानी के कान के पास झुककर कहा, रानी साहिबा, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी बड़ी बेटी को अभी महल के पीछे वाले द्वार से भेजती हूं। वो उस मृत बच्चे को यहां ले आएगी। वही बच्चा हम राजा को दिखा देंगे। ये सुनकर रानी की सांसें अटक गई। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़ी दाई ने आगे कहा, ए रानी साहिबा, इसके बाद आपकी इस बेटी को मैं एक लकड़ी की टोकरी में रखकर नदी के हवाले कर दूंगी। रानी साहिबा, मुझे पता है कि यह निर्णय आपके लिए सरल नहीं होगा, मगर अब हमें और आपको मिलकर यही करना होगा। अन्यथा कल सुबह शायद आप अपनी आंखों से अपनी बेटी को जिंदा दफनाते देखोगी। रानी खुशी कुछ पल तक चुप रही। उसकी निगाहें अपनी नन्ही सी बेटी के चेहरे पर टिकी थी। वो कांपते हाथों से उसे अपने सीने से लगाए हुई थी। फिर उसने गहरी सांस ली।
जैसे अपने हृदय को पत्थर बना रही हो। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत कठिनाई से उसने सिर हिलाया और रोती हुई आवाज में कहा, दादी मां, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। बस मेरी बेटी को किसी स्थिति में राजा के हाथों मत लगने देना, वरना वो इसे जिंदा दफना देगा। बूढ़ी सेविका ने रानी का माथा चूमा और अपनी बड़ी बेटी को संकेत से पास बुलाया और बहुत धीमी आवाज में उससे कहा, देखो बेटी, तुम चुपचाप इस कक्ष के पीछे वाले द्वार से निकलो और फिर महल के पीछे वाले द्वार से निकलकर हमारे मोहल्ले तक जाओ। मोहल्ले में जिस स्त्री के घर मृत बच्चे का जन्म हुआ है, उससे वो मृत बच्चा ले आओ। स्मरण रखना, किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। उस बूढ़ी दाई की बड़ी बेटी बिना प्रश्न किए सिर हिलाकर पीछे के द्वार से निकल गई। महल की गलियों में उस समय अजीब सी शांति थी। कुछ ही देर में वो वापस लौटी। कपड़े में लिपटा हुआ मृत बच्चा उसके हाथों में था। उसी पल कक्ष के द्वार पर दस्तक हुई। सेविका आगे बढ़ी और पूछा, कौन है? बाहर से राजा की आवाज आई, अरे अंदर क्या स्थिति है? रानी ठीक तो है ना? क्या जन्म हो गया? सेविका ने नम्रता के साथ उत्तर दिया, जी महाराज, बच्चे का जन्म हो चुका है। रानी थोड़ी थकी हुई है, मैं अभी बाहर बच्चे को लेकर आती हूं। जैसे ही सेविका मुड़ी, उसने तुरंत दूसरी बेटी को पास बुलाया। रानी की नन्ही सी बच्ची को बड़ी सावधानी से उसकी गोद में दिया और बहुत कठोर स्वर में कहा, जाओ बेटी, अब जरा भी देर मत करना। रानी की इस बच्ची को लेकर इसी समय महल के पीछे वाले द्वार से निकल जाओ और फिर अपने घर पहुंचकर जो घर में एक लकड़ी की पुरानी टोकरी रखी है, उसी में इस बच्ची को रख देना और नदी के हवाले कर देना। स्मरण रखना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ऊपर वाला स्वामी है, अगर उसे इस बच्ची का जीवन स्वीकार होगा तो ये अवश्य किसी न किसी सहारे तक पहुंच जाएगी। इधर रानी अपने बिस्तर पर लेटी ये सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही सेविका ने बच्ची को रानी की गोद से हटाया, रानी के धैर्य का बांध टूट गया। वो पूरी शक्ति लगाकर सीधे उठ बैठी और रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे मेरी बच्ची दो। एक बार, बस एक बार मुझे अपनी बेटी को सीने से लगाने दो। उसकी आवाज में ऐसी तड़प थी कि कक्ष में खड़ी हर स्त्री की आंखें भर आई। बूढ़ी सेविका ने बच्ची को फिर से रानी की गोद में दे दिया। रानी खुशी ने कांपते हाथों से उसे अपने सीने से लगाया, उसकी माथे को चूमा, उसके नन्हे से चेहरे को देखती रही। आंसू उसकी आंखों से निरंतर गिर रहे थे। वो सिसकते हुए अपनी मासूम सी बच्ची को देखते हुए बोली, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है तुम बहुत छोटी हो, तुम मेरी बातें नहीं समझ पा रही हो, तुम्हें इस दुनिया का कुछ अनुमान नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें पुनः देख पाऊंगी या नहीं, लेकिन तुम मुझसे एक वचन करो। ये कहते हुए रानी ने बच्ची का नन्हा सा हाथ अपने दाएं हाथ में थाम लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस मासूम से सच में कोई शपथ ले रही हो। रानी सिसकती हुई बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी बेटी, मुझसे वचन करो कि एक दिन तुम मेरे पास वापस आओगी, अपनी मां को यूं तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जाओगी। मैं हर दिन तुम्हारा मार्ग देखूंगी, हर पल तुम्हें स्मरण करूंगी, हर रात तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठूंगी। मेरी बच्ची, तुम जीवित रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे लिए मेरी प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी। रानी की ऐसी तड़प देखकर कक्ष में खड़ी दाइयों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। रानी ने अंतिम बार अपनी बच्ची के माथे को चूमा, उसे अपने सीने से लगाया और फिर कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी नन्ही मुन्नी मासूम बच्ची को उस बूढ़ी सेविका के हवाले कर दिया। सेविका ने कांपते हाथों से बच्ची को लिया और फिर अपनी बेटी के तरफ बढ़ा दिया। बूढ़ी सेविका की छोटी बेटी ने रानी की उस बच्ची को अपने सीने से लगाया और बिना किसी से आंख मिलाए महल के पीछे वाले मार्ग से बाहर निकल गई। अपने घर पहुंचकर उसने लकड़ी की वही पुरानी टोकरी उठाई, जिसमें पहले से ही एक कोमल सी कपड़े की तरह बिछी हुई थी। उसने नन्ही बच्ची को बहुत संभाल कर उसमें लिटाया। बच्ची इतनी प्यारी थी कि एक पल को
सेविका की बेटी के भी कदम रुक गए। मासूम सा चेहरा, छोटी छोटी उंगलियां और हल्की सी सांसों की आवाज। मन चाहा कि बस इसे उठाकर अपने सीने से लगा लूं। आंखों में आंसू भर आए, हाथ कांपे और फिर वो टोकरी उठाकर अंधेरी रात में नदी की तरफ चल पड़ी। नदी उस समय बहुत तेज बह रही थी। पानी के बहने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की चांदनी में नदी का पानी काले साए की तरह लहरा रहा था। सेविका की बेटी ने नदी के किनारे खड़े होकर अंतिम बार टोकरी की तरफ देखा। उसके होंठ हिले जैसे वो कोई प्रार्थना कर रही हो, और फिर उसने आंखें बंद की और टोकरी को पानी के हवाले कर दिया। वो लकड़ी की टोकरी पानी पर तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। कभी एक लहर उसे आगे ढकेलती, कभी दूसरी लहर उसे घुमा देती। टोकरी नदी के थपेड़ों से हिलती रही, डगमगाती रही, और फिर अचानक एक तेज लहर आई और टोकरी को बहाकर तेजी से आगे की तरफ ले गई। इधर महल के कक्ष में रानी की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। वो बार बार रो पड़ती, कभी बिस्तर से उठकर द्वार की तरफ बढ़ने का प्रयास करती, कभी अपने खाली हाथों को सीने से लगा लेती। उसकी सिसकियों की आवाज कक्ष में बाहर तक जाने लगी। बाहर खड़ा राजा व्याकुल हो उठा। तभी बूढ़ी सेविका ने जल्दी से मृत बच्चे के शरीर को उठाया, उसके कपड़े ठीक किए और पानी से उसका शरीर भिगो दिया ताकि सब कुछ वैसा ही लगे जैसा होना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और द्वार खोल दिया। द्वार खुलते ही राजा तेज कदमों से अंदर आया। उसकी आंखें कक्ष में इधर उधर दौड़ रही थी। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा राजकुमार कहाँ है? रानी खुशी कुछ भी बोल नहीं पाई। उसका गला जैसे बंद हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और होंठ कांपते रहे। तभी बूढ़ी सेविका आगे बढ़ी, सिर झुकाया और कांपती आवाज में बोली, महाराज, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ईश्वर को कुछ और ही स्वीकार था। बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन उसकी सांसें ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सकी। ये सुनते ही राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने जमीन और पूरे महल को हिला दिया हो। वो थर थर कांपने लगा। एक कदम पीछे डगमगाया, हाथ से दीवार पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। अगले ही पल वो वही जमीन पर गिर पड़ा। कक्ष में भगदड़ मच गई। सैनिक दौड़ते हुए अंदर आए। कोई पानी लेकर आया, किसी ने राजा को सहारा दिया। बड़ी कठिनाई से उसे उठाकर उसके कक्ष तक ले जाया गया। महल की दीवारों के भीतर उस रात शोक छाया हुआ था। एक तरफ राजा अचेत पड़ा था और दूसरी तरफ रानी, जो जीवित होते हुए भी जैसे सब कुछ खो चुकी थी। रात किसी तरह कट गई। राजा को चेतना में लाने के लिए वैद्य बुलाए गए, औषधियां भी दी गई, ठंडा पानी चेहरे पर छिड़का गया। बहुत देर बाद उसकी आंख खुली। शरीर में प्राण नहीं थे। आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। वो कुछ बोले बिना बस छत को देखता जा रहा था। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी महल में उतरी तो उस मरे हुए बच्चे को सफेद कपड़े में लपेटा गया। महल का वातावरण एकदम शांत था। ना कोई ऊंची आवाज, ना कोई शोर। सब कुछ जैसे एक गहरी उदासी में डूबा हुआ हो। राजा को सहारा देकर महल के बगीचे तक लाया गया। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। सामने हरे भरे पेड़ों के बीच वो छोटा सा सफेद कपड़ा रखा था, जिसके भीतर उसका बच्चा था। राजा की निगाहें उसी कपड़े पर जमी हुई थी। आंखों में इच्छा, चेहरे पर बेबसी और हृदय में टूटा हुआ सपना। थोड़ी देर बाद बच्चे को वही बगीचे के एक कोने में दफना दिया गया। मिट्टी पड़ती रही और राजा उसी कुर्सी पर बैठा बहुत देर तक रोता रहा। विशेष मंत्री ने आगे बढ़कर राजा को ढांढस बंधाया। वो उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा। उधर महल के ऊपर वाले भाग में रानी अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। एक पल को उसके हृदय में राजा के लिए दया भी उठी।
मगर अगले ही पल उसका मन क्रोध से भर गया। उसे याद आ गया कि इन्हीं की वजह से उसकी नन्ही सी फूल जैसी मासूम बच्ची आज उससे अलग हो चुकी है। पता नहीं मेरी बच्ची जीवित भी है या नहीं। वो नदी ने उसे अपने अंदर समा तो नहीं लिया। वो कहीं नदी में डूब तो नहीं गई। अगर नहीं डूबी तो मेरी बच्ची बहुत भूखी होगी। वो रो रही होगी और मुझे याद कर रही होगी। ये सोचते ही रानी फिर से खिड़की के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उस बूढ़ी सेविका ने आगे बढ़कर फिर से रानी को गले से लगा लिया और कहा कि रानी साहिबा, अब परेशान मत होइए। बस ऊपर वाले से आशा रखो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। वो एक दिन आपके पास वापस आएगी। आप उसे अपने हृदय से लगाओगी। आपके मन में जो आग जल रही है वो एक दिन जरूर ठंडी होगी। आपकी बच्ची आपको मिल जाएगी। बूढ़ी सेविका की इन्हीं बातों से रानी को कुछ ना कुछ धैर्य आ जाता और वो शांत हो जाती। इधर नदी में रात का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही थी और उसी बहाव के साथ लकड़ी की वो छोटी सी टोकरी भी आगे बढ़ती जा रही थी। कभी वो किसी पत्थर से टकराती, कभी किनारे झुके पेड़ों की जड़ों को छू जाती। तेज लहरें उसे डगमगाने का प्रयास करती, जैसे उसे पलट देना चाहती हो। मगर हर बार वो टोकरी खुद को संभाल लेती और फिर से आगे की तरफ बहने लगती। टोकरी के भीतर वो नन्ही सी राजकुमारी भूख से रो रही थी। उसकी कमजोर आवाज रात की शांति में कहीं खो जाती और कहीं पानी के शोर में दब जाती। वो डरावनी रात कब सुबह में बदल गई, इसका उसे ज्ञान ही नहीं हुआ। सुबह होते होते नदी किनारे काफी दूर एक मछुआरा उदास बैठा था। उसका जाल पास में पड़ा था, मगर उसमें एक भी मछली नहीं फंसी थी। वो अपने घर में अकेला रहता था। कुछ वर्ष पहले एक दुर्घटना में उस मछुआरे की पत्नी और उसकी छोटी बेटी दोनों दुनिया छोड़ चुके थे। आज भी उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती थी। वो उस समय उसी नदी किनारे बैठा अपना सिर झुकाए खाली आंखों से पानी देख रहा था, जैसे भाग्य से कोई उत्तर मांग रहा हो। तभी उसे अचानक एक नन्ही सी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है, मगर आवाज फिर से आई और इस बार आवाज स्पष्ट थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर नदी के बहते पानी पर पड़ी, जहां एक लकड़ी की टोकरी धीरे धीरे बहते हुए उसी की तरफ आ रही थी। मछुआरा बिना कुछ सोचे समझे खड़ा हो गया और पानी में उतर गया। ठंडा पानी उसके शरीर से टकराया, मगर उसने परवाह नहीं की। तैरता हुआ वो टोकरी तक पहुंचा और जैसे ही उसने झुककर भीतर देखा, उसकी सांसें थम गई। अंदर एक बेहद सुंदर सी नन्ही बच्ची रो रही थी। भूख से उसका चेहरा लाल हो गया था। मछुआरे की आंखों में आंसू भर आए। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, अरे ये किसकी बेटी है? किस पत्थर दिल ने इसे यूं पानी के हवाले कर दिया? लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? मैं तो आज भी अपनी बेटी के लिए तड़पता हूं। और फिर उसने टोकरी को मजबूती से थाम लिया और किसी तरह उसे किनारे तक ले आया। वो टोकरी को एक हाथ में उठाए और दूसरे कंधे पर अपना जाल डालकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। मार्ग भर वो बच्ची से बातें करता रहा, उसे थपकियां देता रहा। मेरी प्यारी गुड़िया, रो मत, बस थोड़ी देर, अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। तुम तो मेरी नन्ही सी मुन्नी हो। कुछ ही देर में वो मछुआरा लकड़ी की टोकरी और अपना जाल लेकर अपने निर्धन से घर में पहुंच गया। उसका घर बहुत साधारण सा था। कच्ची दीवारें, घास फूस से बनी छत। उसने टोकरी को नीचे रखा और बच्ची को धीरे से बाहर निकाला। वो बच्ची इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उस मछुआरे ने बच्ची को हाथ में लेते ही उसे गले से लगा लिया। वो उसे लगातार बहला रहा था और गोद में लेकर थपकियां दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो मछुआरा उठा और घर के कोने में रखे एक पुराने से बक्से को जाकर खोला। उसने बक्से से एक पुरानी मखमल की चादर निकाली। ये वही चादर थी जिस पर कभी उसकी अपनी बेटी सोया करती थी।
चादर देखते ही उसकी आंखें भर आई। उसे अपनी वही बेटी याद आने लगी जो कुछ वर्ष पहले एक दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन तभी उसने पलटकर उस नन्ही सी बच्ची को देखा जो अभी भी उसके पास रो रही थी। और फिर उसने स्वयं से कहा, शायद ऊपर वाले ने मेरी बेटी को किसी और रूप में मेरे पास भेज दिया है। उसने जमीन पर वो चादर बिछाई और बच्ची को उस पर लिटा दिया। पास ही रखा एक छोटा सा डिब्बा खोला जिसमें उसने अपने थोड़े से एकत्र किए हुए सिक्के रखे थे। कुछ सिक्के लेकर वो जल्दी से पास की दुकान तक गया और मिट्टी के पात्र में दूध खरीद कर ले आया। घर लौटकर उसने चूल्हे में लकड़ियां सुलगाई, दूध गर्म किया और फिर एक छोटी कटोरी में भरकर चम्मच से बच्ची को दूध पिलाने लगा। जैसे ही दूध उसके होठों से लगा, बच्ची का रोना धीरे धीरे थम गया। उसकी आंखें बंद होने लगी। मछुआरा उसे देखता रहा, उसके माथे पर हाथ फेरता रहा। उस निर्धन से घर में इतने दुखों के बाद पहली बार फिर से प्रसन्नता की हल्की सी आहट सुनाई देने लगी थी। मछुआरे ने उस नन्ही बच्ची को अपने हृदय से लगाया और उसी क्षण मछुआरे ने उस मासूम सी नन्ही बच्ची का नाम जरीन रखा। उस दिन के बाद वो घर जो वर्षों से सूना पड़ा था, धीरे धीरे आबाद होने लगा। जरीन उस चादर पर चैन से सोती, कभी हल्की सी किलकारी गूंजती और कभी दूध पीते पीते उसकी उंगलियां मछुआरे की उंगली को कसकर पकड़ लेती। मछुआरा उसे देखता रहता और उसकी आंखों में बार बार अपनी खोई हुई बेटी की झलक अनुभव करता। समय अपनी चाल चलता रहा। जरीन धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कभी वो आंगन में मिट्टी से खेलती, कभी दरवाजे के पास बैठकर नदी की तरफ देखती। उसकी हंसी उस साधारण से घर में प्रकाश भर देती थी। मछुआरा जब जाल समेटकर मछलियां पकड़ने निकलता तो जरीन दौड़कर उसके पीछे पीछे आती। वो उसे अपने कंधों पर बिठा लेता और नदी किनारे ले जाता। जरीन पानी में तैरती मछलियों को देखकर ताली बजाती, कभी किसी मछली को हाथ में लेकर उसे प्यार से सहलाती और फिर हंसते हुए वापस पानी में छोड़ देती। मछुआरा ये सब देखकर चुपचाप मुस्कुरा देता। दिन गुजरते गए और जरीन के मासूमियत के साथ उसका कद भी बढ़ने लगा। वो समझदार होती जा रही थी। मछुआरे की हर थकान उसकी एक मुस्कान से उतर जाती थी। उस निर्धन से घर में धन नहीं था, मगर शांति थी। वो मछुआरा अपनी इस मासूम बेटी जरीन से बहुत प्रेम करता था। इधर महल में जीवन अपनी गति से चल रहा थी, मगर रानी खुशी के लिए हर दिन एक जैसा नहीं था। सुबह दरबार सजता, निर्णय होते, मंत्री अपनी बातें रखते और रानी अपनी जगह बैठी सब सुनती रहती, मगर उसका मन उन बातों में कहीं सम्मिलित नहीं होता। कभी कभी वो अपनी उस विश्वास पात्र वृद्ध सेविका को अपने पास बुला लेती और कभी उसकी उसी बेटी को अपने कक्ष में बुलाकर पूछती कि जिसने टोकरी नदी में डाली थी। रानी आंखों में आंसू भरकर उससे पूछती, बेटी मुझे बताओ, जब तुमने मेरी बच्ची को टोकरी में रखकर नदी के हवाले किया था तब उसके बाद क्या हुआ था? सेविका की बेटी अपना सिर झुकाकर बताती कि कैसे टोकरी कुछ देर तक पानी पर बहती रही, लहरों के साथ आगे बढ़ती चली गई और फिर उसकी नजरों से ओझल हो गई। ये सुनते ही रानी की आंखें भर आती। वो कुछ पल शांत रहती, जैसे उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने दोबारा देख रही हो। रानी महल की जिम्मेदारियां निभाती रही, राजा से बात भी करती रही, मगर उसकी हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी मां का दुख छुपा रहता। रात को जब महल सो जाता, तब रानी अकेले अपने कक्ष में बैठकर उस नन्ही बच्ची को याद करती, जिसे उसने सिर्फ कुछ क्षणों के लिए अपनी गोद में लिया था। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी किस स्थिति में होगी, जीवित भी है या नहीं, मगर फिर भी मन के किसी कोने में एक प्रार्थना हर वक्त जीवित रहती थी कि कहीं न कहीं उसकी बेटी सांस ले रही होगी। इधर नदी के किनारे बसी उस छोटी सी झोपड़ी में जरीन का जीवन बहुत साधारण और बहुत कठिनाइयों से भरा था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर गिने चुने बर्तन। निर्धनता का यह हाल था कि कभी चूल्हा जलता
और कभी राख ठंडी ही रह जाती। मछुआरा हर रोज सुबह घर से निकलता, ठंडी हवा और बहती नदी से संघर्ष करता हुआ मछलियां पकड़ने जाता। कई बार जाल खाली लौटता, कई बार 2-4 मछलियां मिल जाती तो वही उसका भाग्य होती। रात को थका हारा जब वो घर लौटता तो जरीन चुपचाप उसका इंतजार करती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से वो पास की दुकान से आटा, नमक या थोड़ा सा तेल ले आती और घर में साधारण सा भोजन पका लेती। जिंदगी किसी तरह चल रही थी, मगर हर दिन एक नई कमी छोड़ जाता था। जरीन के पास बस 2 जोड़ी कपड़े थे, वही धुल धुल कर पुराने हो चुके थे। जब वो मोहल्ले की लड़कियों को देखती जो रंगीन कपड़ों में सजी धजी हंसती हुई निकलती तो उसका मन भराता। किसी के घर में अनाज भरा रहता, किसी के यहां काम करने वाली दासियां, और उसके अपने घर में बस उसके पिता की थकी हुई सांसें और नदी से जुड़ी हुई एक आशा। कई रातें ऐसी भी होती जब जरीन अकेले बैठकर रो लेती। वो अपने पिता की विवशता देख नहीं पाती थी। उनकी मेहनत, उनके फटे कपड़े, उनकी झुकी हुई पीठ और बुढ़ापा जरीन के हृदय को चीर देता था। वो मन ही मन प्रार्थना करती कि काश मैं कुछ कर पाऊं, काश मैं अपने पिता के लिए इस तंगी से निकलने का कोई मार्ग ढूंढ पाऊं। जरीन को यह जरा भी नहीं पता था कि उसकी वास्तविक पहचान क्या है। उसे ज्ञात ही नहीं था कि जिन महल के सैनिकों को देखकर वो डरने लगती है, वही सैनिक अगर सत्य जान ले तो उसके सामने आदर से सिर झुकाकर खड़े हो जाएं। उसे नहीं पता था कि जिस महल की ऊंची ऊंची दीवारों को वो दूर से देखती है, वही उसकी अपनी दुनिया थी। आज वो एक निर्धन मछुआरे की बेटी बनकर इस झोपड़ी में सांसें ले रही थी, जबकि उसकी रगों में एक राजकुमारी का रक्त बह रहा था। परिस्थितियों ने उसे सादगी सिखा दी थी, निर्धनता ने उसे धैर्य दे दिया था, और भाग्य चुपचाप उसे उस मोड़ की तरफ ले जा रहा था जहां उसकी जिंदगी में एक नई यात्रा शुरू होने वाला था। एक दिन मछुआरा सुबह ही अपना जाल कंधे पर डालकर नदी की तरफ निकल गया। झोपड़ी में जरीन अकेली रह गई। थोड़ी देर तक वो घर के काम में लगी रही, फिर अकेलापन उसे काटने लगा। 4 दीवारों में बैठकर उसका मन घुटने लगा। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाहर टहलाती हूं, शायद मन हल्का हो जाए। वो झोपड़ी से बाहर निकली और बिना किसी निश्चित मार्ग के चलते चलते जंगल की तरफ बढ़ गई। पेड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी। पत्तों की सरसराहट में उसे अजीब सा संतोष मिल रहा था। यहां उसे अपने घर की तंगी, पिता की थकान और रोज की चिंताएं कुछ देर के लिए भूलती हुई अनुभव हुई। जंगल के अंदर वो धीरे धीरे चलती जा रही थी कि अचानक उसकी नजर मार्ग के किनारे पर पड़ी। जमीन पर एक सफेद सांप पड़ा था। रंग इतना उजला कि धूप में चमक रहा था, मगर उसके शरीर पर गहरे घाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वो सांप अपना सिर जमीन पर रख के हल्की सी आवाज निकाल रहा था, जैसे दर्द से कराह रहा हो। जरीन एक पल के लिए रुक गई। मन में डर उठा कि कहीं ये उसे काट न ले, मगर अगले ही क्षण उसका कोमल मन उसकी बेबसी देखकर पिघल गया। उसे सांप की स्थिति देखी नहीं जा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, सांस रोके हुए, और धीरे से जाकर उसका सिर छू लिया। सांप ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि और शांत हो गया, जैसे उसे विश्वास हो कि सामने खड़ी लड़की उसे हानि नहीं पहुंचाएगी। जरीन घुटनों के बल बैठ गई। उसने प्यार से उस सफेद सांप के सिर पर हाथ फेरा और उसके घावों को देखा। जंगल में उगी कुछ जाने पहचानी जड़ी बूटियां उसे याद आ गई, जिनके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था। इसलिए उसने तुरंत जंगल से वो पत्तियां तोड़ी, एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से उन्हें पीसा और फिर बड़े कौशल से उस लेप को सांप के घावों पर लगाने लगी। हर बार हाथ फेरते हुए वो धीमी आवाज में, जैसे उसे तसल्ली दे रही हो। सांप बिल्कुल शांत पड़ा था। उसकी आंखों में न दर्द था और न डर, बस एक अजीब सी राहत थी। वो समझ चुका था कि ये लड़की उसकी भलाई चाहती है। उस क्षण जंगल के शांति में जरीन
और वो सफेद सांप आमने सामने थे और दोनों के बीच एक अनकहा संबंध बनना शुरू हो चुका था। जरीन काफी देर तक उस सफेद सांप के पास बैठी रही। जंगल की हवा ठंडी होती जा रही थी और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। पेड़ों की परछाइयां जब लंबी होने लगी तो जरीन को याद आया कि शाम होने से पहले उसे घर लौटना चाहिए। वो जल्दी से उठी, अपने हाथों से कपड़े झाड़े और एक बार फिर सांप की तरफ देखा। सांप अब भी वही था, उसी जगह शांत पड़ा हुआ। उसकी आंखें जरीन पर टिकी थी। जरीन ने हल्की सी नजर झुकाई, जैसे मन ही मन में उसे आशीर्वाद दे रही हो, और फिर जंगल से बाहर की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी। जब वो झोपड़ी पहुंची तो देखा कि उसके पिता, वही मछुआरा, पहले से लौट आया था। जाल एक तरफ रखा था और वो थका हुआ द्वार के पास बैठा। उसे देखते ही उसने पूछा, बेटी कहां चली गई थी? जरीन ने बिना कुछ छुपाए सादगी से कहा, पिताजी, मैं घर में अकेली थी। मन घबरा रहा था, बस थोड़ी देर टहलने चली गई थी। मछुआरे ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोला, ठीक है बेटी, अब जल्दी से भोजन गर्म कर दो, बहुत भूख लगी है। जरीन चूल्हे के पास गई, लकड़ियां सुलगाई और बचा खुचा भोजन गर्म करने लगी। झोपड़ी में फिर वही साधारण सी जिंदगी लौट आई। रात यूं ही गुजर गई। जरीन अपनी जगह लेट गई। थकान के बावजूद उसकी आंखों के सामने बार बार जंगल का वही दृश्य आ जाता, वही सफेद सांप। अगले दिन सुबह मछुआरा फिर अपना जाल उठाकर नदी की तरफ निकल पड़ा। जरीन झोपड़ी में अकेली बैठी थी। वो शांति में अपने विचारों से जूझ रही थी। कुछ देर बाद उसने पास रखी मेहंदी उठाई और यूं ही अपने हाथों पर मेहंदी लगाने लगी, जैसे मन का बोझ हल्का करना चाहती हो। तभी उसे लगा जैसे खिड़की की तरफ से कोई हल्की सी आवाज आ रही हो। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज दोबारा आई। इस बार स्पष्ट सुनाई दी। जरीन उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ झांका। सामने जमीन पर वही सफेद सांप था। वो धीरे धीरे फुंकार रहा था, जैसे वो जरीन को पुकार रहा हो। जरीन की धड़कनें तेज हो गई। वो कुछ पल वही खड़ी उसे देखती रही। समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है, मगर मन के किसी कोने में उसे अजीब सा अपनापन और बेचैनी एक साथ अनुभव होने लगी। जरीन ये देखकर एक पल भी नहीं रुकी। वो जल्दी से झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और पीछे की तरफ दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां वो सफेद सांप जमीन पर पड़ा था। उसके पास बैठते ही जरीन ने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया और सांप के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। सांप ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। उल्टा वो शांति से सरकता हुआ जरीन के पास आ गया और धीरे धीरे अपना शरीर उसके हाथों के इर्द गिर्द लपेटने लगा। पहले तो जरीन का हृदय जोर से धड़का। पल भर के लिए वो घबरा गई, मगर अगले ही क्षण उसने अनुभव किया कि ये सांप की पकड़ डर वाली नहीं, बल्कि एक विश्वास वाली थी। जरीन ने फिर साहस किया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। वो सांप बहुत ही सुंदर था, पूरा सफेद जैसे दूध से तराशा गया हो। उसकी काली काली आंखों में अजीब सी चमक थी और सिर के पास एक छोटा सा काला निशान स्पष्ट दिखाई देता था। जरीन समझ गई थी कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, शायद बहुत विषैला है। मगर आज उसे उस सांप से कोई डर अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद वो सांप आज जरीन का मित्र बन चुका था। जरीन काफी देर तक वही बैठी रही। कभी वो सांप से बातें करती, कभी उसके सिर पर हाथ फेरती। वो अकेली जिंदगी जी रही थी। झोपड़ी, निर्धनता और सन्नाटे के बीच उसका कोई मित्र नहीं था। आज पहली बार उसे लगा कि कोई है जो उसकी शांति समझ सकता है, जो बिना बोले उसके पास आ सकता है। सांप भी जैसे उसकी एकांत को अनुभव कर रहा था। जरीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस पल उसे अनुभव हुआ कि अब वो बिल्कुल अकेली नहीं है। ये सफेद सांप ही उसका पहला और सच्चा मित्र बन चुका है।
उस दिन के बाद से सफेद सांप जरीन की जिंदगी का हिस्सा बन गया और फिर हर रोज वो जंगल से निकलकर झोपड़ी के पास आ जाता। जैसे ही जरीन उसे देखती, उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। कभी वो आंगन में बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरती, कभी उसे देखकर धीमी धीमी आवाज में बातें करती, जैसे कोई पुराना मित्र सामने हो। सांप भी उसके पास शांति से लेटा रहता, कभी जरीन के हाथों पर लहराता और कभी उसके पैरों पर अपना सिर रख देता। कभी कभी जरीन उसे साथ लेकर जंगल की तरफ निकल जाती। झाड़ियों के बीच चलते हुए जरीन आगे आगे बढ़ती और सांप उसके पीछे पीछे सरकता चला आता। कभी वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता और जरीन उसे ढूंढती हुई हंसती हंसती पुकारती। कभी वो पास के किसी पेड़ पर चढ़ जाता और जरीन नीचे खड़े होकर उसे देखने लगती। वो उसे आवाज देती और फिर वो सांप धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आता। उन दोनों का ये छोटा सा खेल जरीन के सूने हृदय को भरने लगा था। निर्धनता, अकेलापन और जिंदगी की कठोरता के बीच ये सफेद सांप उसके लिए राहत बन गया था। वो अपनी हर बात उससे कहती, अपने हृदय का बोझ उसके सामने हल्का कर लेती। सांप शांति से उसकी बातें सुनता, जैसे सब समझ रहा हो। समय के साथ उनकी मित्रता और गहराती चली गई। अब जरीन को लगने लगा था कि इस जंगल में, इस झोपड़ी के पास कोई है जो सच में उसका अपना सच्चा मित्र है। एक दिन मछुआरा हमेशा की तरह नदी के किनारे अपना जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था। धूप तेज थी, पानी में हलचल कम थी, मगर वो धैर्य के साथ बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसके जाल में कुछ मछलियां फंसी तो उसके चेहरे पर हल्की सी राहत आई। यही उसके पूरे दिन की कमाई थी। तभी दूर से घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनाई दी। महल के कुछ सैनिक हंसते बोलते नदी के किनारे पहुंचे। चमकती तलवारें, भारी जूते और अहंकार से भरी चाल। उन्होंने मछुआरे को देखा तो उन्हें परिहास सूझा। एक सैनिक आगे बढ़ा, बिना कुछ पूछे पात्र में रखी मछलियां उठाई और हंसते हुए नदी में फेंक दी। मछुआरा चीख पड़ा, हाथ जोड़कर बोला कि ये उसके पूरे दिन का परिश्रम है, मगर उसकी आवाज पर किसी को दया नहीं आई। दूसरे सैनिक ने मछुआरे को धक्का दिया तो वो लड़खड़ाकर पानी में गिर पड़ा। जाते जाते एक सैनिक ने अपनी तलवार से उस मछुआरे के जाल पर प्रहार किया और पूरा जाल काट दिया। सैनिक हंसते हुए वहां से निकल गए। शाम को वो मछुआरा घायल स्थिति में घर पहुंचा। कपड़े भीगे हुए थे, हाथ में कटा हुआ वही जाल था और आंखों में विवशता। जरीन ने जैसे ही अपने पिता को देखा तो दौड़कर उनके गले लग गई। मछुआरे के घुटनों से रक्त बह रहा था। जरीन घबरा गई। वो बार बार पूछती रही, पिताजी आपको ये क्या हो गया है? आपके साथ किसने ऐसा किया? मगर मछुआरा शांत रहा। वो झोपड़ी के अंदर आकर खाट पर बैठ गया। कटा हुआ जाल उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। जरीन की नजर जाल पर पड़ी तो उसकी सांसें अटक गई। मछुआरा टूटे हुए स्वर में बोला, बेटी, यही जाल मेरा सहारा था। इसी से मैं रोजाना मछलियां पकड़ता था और इसी से घर का व्यय चलता था। अब ये भी नहीं रहा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि नया जाल खरीद सकूं। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जरीन उसके पास बैठ गई। उसने अपने पिता का सिर अपने हृदय से लगा लिया। बाहर से वो उसे सांत्वना दे रही थी, मगर अंदर ही अंदर उसका मन जल रहा था। उसे उन सैनिकों का हंसता चेहरा याद आ रहा था, तलवार से कटता हुआ जाल और उसके पिता की बेबसी। उसके मन में क्रोध की एक आंख सुलगने लगी। वो सोचने लगी कि हमारे देश का राजा कैसा है, जिसके शासन में उसके सैनिक निर्धनों को यूं रौंदते हैं। अगर शासन सच में न्याय वाला होता तो आज उसके पिता को इस तरह रोना न पड़ता। उस रात झोपड़ी में सन्नाटा था, मगर जरीन के मन में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। अगली सुबह जरीन बहुत शीघ्र उठ बैठी। चूल्हे के पास बैठकर उसने जल्दी जल्दी 2 रोटियां सेंकी। आंच धीमी थी, लकड़ियां कम थी।
फिर भी उसने पूरी चेष्टा की कि रोटियां ठीक से बन जाएं। उसके मन में बस एक ही बात थी कि उसके विवश और थके हुए पिता को वो कुछ खिला सके। मछुआरा उठा तो जरीन ने चुपचाप उनके सामने रोटियां रख दी। उसने 2 कौर खाए मगर उसका मन नहीं लगा। जैसे ही उठकर जाल उठाने लगा, हाथ वहीं रुक गया। कटा हुआ जाल आंखों के सामने था। कल का अपमान, सैनिकों की हंसी और पानी में फेंकी गई उसकी मछलियां, सब कुछ एक एक करके उसे याद आने लगा। वो वही जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे, कंधे झुक गए। जरीन तुरंत अपने पिता के पास आई। उनके कांपते हाथ थाम कर बोली, पिताजी, आप ऐसे मत रोइए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे लिए तो आप ही सहारा हो। अच्छा, आप परेशान मत होइए। हम दोनों राजा के पास चलेंगे, महल जाएंगे। उसकी सभा में जाकर कहेंगे कि उसके सैनिकों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। हमें न्याय जरूर मिलेगा पिताजी। मछुआरे ने एक इच्छा भरी निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा। आंखों में भय था मगर बेटी की बातों में एक साहस था। थोड़ी देर बाद दोनों ने मार्ग पकड़ा और महल की तरफ चल पड़े। महल के द्वारों के पास पहुंचते ही जरीन के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। ऊंची दीवारें, बड़े फाटक, चमकते हुए शस्त्र, पंक्ति में खड़े सैनिक। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, उसके शरीर में एक अजीब सा झटका दौड़ गया। हृदय जोर से धड़क उठा। सांस कुछ क्षण के लिए थम सी गई। उसे स्वयं समझ नहीं आया कि ये बेचैनी क्यों हो रही है। ऐसा लगा जैसे ये स्थान अपरिचित नहीं, जैसे कोई पुराना संबंध इस महल से जुड़ा हो। मगर वो शांति से अपने पिता के साथ चलती रही। दोनों ने सभा की तरफ जाने का प्रयास किया, लेकिन द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। एक सैनिक ने कठोर आवाज में कहा, यहां अंदर आने की अनुमति नहीं है। तभी उन सैनिकों की नजर मछुआरे पर पड़ी जिन्होंने कल नदी किनारे उसे सताया था। उनकी आंखों में भय उतर आया। उन्हें समझ आ गया कि अगर ये निर्धन व्यक्ति आज राजा तक पहुंच गया तो हमें दंड मिलना निश्चित है। उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। मछुआरे को धक्का दिया गया, जरीन को पीछे किया गया। वो सब कह रहे थे कि ये लोग महल में षड्यंत्र करने आए हैं। एक सैनिक चिल्लाया और उसी समय मंत्री आ पहुंचा। उसने कारण पूछा तो सैनिकों ने वही असत्य दोहरा दिया और कहा कि मंत्री महोदय, ये लोग महल में षड्यंत्र करने आए हैं। बिना पूरी बात सुने मंत्री का चेहरा कठोर हो गया। उसने क्रोध में आदेश दिया कि इन दोनों को अभी महल के बाहर फेंक दो। दोबारा यहां नजर नहीं आना चाहिए। सैनिकों ने मछुआरे को घसीटा, जरीन को धक्का दिया और दोनों को महल के बड़े द्वार से बाहर कर दिया। भारी फाटक उनके पीछे जोर से बंद हो गया। जरीन जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे मुड़कर महल को देखा। वही महल जहां न्याय मिलना चाहिए था, आज उसके लिए पत्थर की तरह निष्ठुर बन चुका था। उसके मन में दुख भी था, अपमान भी, और कहीं मन में गहरी एक अनजानी आग सुलग रही थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। महल से धकेले जाने के बाद जरीन ने जल्दी से खुद को संभाला। वो जमीन से उठी और अपने पिता को सहारा देकर खड़ा किया। मछुआरे के कदम लड़खड़ा रहे थे। शरीर में शक्ति नहीं बची थी। दोनों बिना कुछ बोले सिर झुकाए उसी मार्ग से वापस अपनी झोपड़ी के तरफ चल पड़े। मार्ग लंबा था। घर पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। मछुआरा चुपचाप खाट पर जाकर लेट गया। आंखें छत की तरफ जमी हुई थी। जरीन घर के बाहर जाकर बैठ गई। दोनों के बीच शांति थी मगर दुख स्पष्ट अनुभव हो रहा था। तभी झोपड़ी के पास हलचल हुई। वही सफेद सांप धीरे धीरे जरीन के पास आ गया। उसने अपना सिर उसके हाथों पर रख दिया। जरीन का धैर्य टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना डरे उस सांप के सिर पर हाथ फेरने लगी। उस क्षण किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। जरीन समझ रही थी कि यह सांप उसकी विवशता अनुभव कर रहा है, और सांप भी समझ रहा था कि जरीन का मन किस कदर टूटा हुआ है। जरीन ने पहले ही उस सांप को उन सैनिकों की हरकत
और उसके पिता का जाल काट देना सब कुछ बता दिया था। कुछ देर बाद सांप ने अचानक अपना सिर उठाया और जंगल की तरफ सरकने लगा। थोड़ी दूर जाकर वो रुक गया, पलटकर जरीन की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गया, जैसे उसे अपने पीछे बुला रहा हो। जरीन एक पल को रुकी और फिर उठ खड़ी हुई। उसका मन गवाही दे रहा था कि ये सांप उसे जंगल में कहीं किसी विशेष स्थान ले जाना चाहता है। शायद वह उसे कुछ बताना चाहता था। जरीन उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़ी। सांप एक झाड़ी के पास पहुंचा और वहां रुक गया। उसने अपने मुंह से कुछ पत्तियां खींचकर बाहर निकाली। जरीन आगे बढ़ी, झाड़ी को ध्यान से देखा और उन पत्तियों को हाथ से तोड़ लिया। सांप बार बार उसकी तरफ संकेत कर रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर वो कह नहीं पा रहा था। जरीन पत्तियां लेकर घर वापस लौट आई। रात काफी गहरी हो चुकी थी। उसने वो पत्तियां अपने तकिए के पास सहज कर रख दी और थकान के बोझ तले लेट गई। झोपड़ी में सन्नाटा था। बस बाहर हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। रात के किसी प्रहर जरीन को एक अजीब सा स्वप्न दिखने लगा। उसने देखा कि वो झोपड़ी के बाहर बैठी है। अचानक वही सफेद सांप उसके सामने आकर रुकता है। उसकी आंखें चमक रही थी। वो बिना कुछ कहे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जरीन भी जैसे विवश होकर उसके पीछे चल पड़ी। स्वप्न में जरीन को वही दिन वाला जंगल दिख रहा था, वही मार्ग, वही झाड़ी। सांप उस झाड़ी के पास जाकर रुका, कुछ पत्तियां बाहर निकाली और फिर अचानक तेजी से आगे बढ़ गया। जरीन हांफती हुए उसके पीछे दौड़ने लगी। चलते चलते स्वप्न में दृश्य बदल गया। सामने ऊंची दीवारें, रोशन मशालें और वही शाही महल नजर आने लगा। सांप महल की तरफ बढ़ गया। जरीन ने देखा कि वो महल के पिछले मार्गों से तंग गलियों से गुजरता हुआ अंदर प्रविष्ट हो गया। कोई उसे रोक नहीं रहा था, जैसे मार्ग अपने आप खुलते जा रहे हों। सांप सीधे रानी के कक्ष की तरफ बढ़ा। जरीन सब कुछ देख रही थी, मगर स्वप्न के अंदर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। स्वप्न में उसने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर सो रही है। कमरा हल्की हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ा, रानी के पास पहुंचा और अचानक उसके पैरों में जोर से डंस लिया। रानी चीखते हुए जाग उठी। उसी पल सफेद सांप खिड़की से बाहर निकल गया। जरीन का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक जरीन की आंख खुल गई। वो झोपड़ी के अंदर हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठी। सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था। झोपड़ी वैसी अंधेरी और शांत थी। तकिए के पास रखी पत्तियां वहीं पर थी। जरीन ने कांपते हाथों से अपना सीना थामा और स्वयं से बोली, ये कैसा स्वप्न था? मुझे ये सब क्यों दिखाया गया? उसका मन किसी अनजाने भय से भर गया था। वो स्वप्न देखने के बाद जरीन बहुत घबरा गई। पूरी रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर रही। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। कभी आंखें बंद करती तो वही दृश्य सामने आ जाता। सफेद सांप, महल, रानी की चीख। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगता। पता ही नहीं चला कि कब वो रात ढल गई और सुबह की हल्की धूप झोपड़ी के अंदर उतर आई। उसी रोशनी में कब जरीन की आंख लगी। जरीन को स्वयं अनुभव नहीं हुआ। वो अपने बिस्तर पर लेटी सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो पिता पास बैठे थे। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी को जगाया और कहा कि बेटी, आज हम जंगल चलेंगे, लकड़ियां काटेंगे और उन्हें बाजार में बेचेंगे ताकि घर का व्यय चल सके। हमारा जाल तो उन सैनिकों ने पहले ही काट दिया है। जरीन ने खुद को संभाला, मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि पिताजी, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। उसने चूल्हे पर सूखी रोटियां गर्म की और पिता के सामने लाकर रख दी। दोनों ने शांति से रोटियां खाई और फिर जंगल की तरफ निकल पड़े। मार्ग में चलते हुए मोहल्ले की कुछ स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। उनकी आवाज जरीन के कानों में पड़ी। एक स्त्री कह रही थी, अरे
सुना तुमने? कल रात महल में हंगामा मच गया। रानी को किसी सांप ने डंस लिया है। ये सुनते ही जरीन के कदम जैसे वही रुक गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पैरों तले जमीन खिसकती अनुभव हुई। उसके मस्तिष्क में एक एक करके सब कुछ लौट आया। वही स्वप्न, वही सफेद सांप, वही महल। उसका शरीर कांपने लगा और वो वही बैठ गई। उसके पिता ने घबराकर पूछा, बेटी क्या हुआ? जरीन ने धीरे से कहा, पिताजी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मछुआरे ने तुरंत अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोला, मेरी प्यारी बेटी, तुम घर चली जाओ। मैं जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचूंगा और जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। अगर तबीयत ज्यादा बिगड़े तो तुम बाजार आ जाना मेरे पास। जरीन भारी कदमों से वापस झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। मन में अजीब सा एक भय बैठा हुआ था और मस्तिष्क में एक ही प्रश्न बार बार गूंज रहा था। जो कुछ उसने स्वप्न में देखा था वो सत्य कैसे हो सकता है? जंगल की हवा, मार्ग की शांति और उसके हृदय की धड़कने सब एक साथ उसके लिए बोझ बनता जा रहा था। जरीन लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंची। कदम जैसे उसका साथ नहीं दे रहे थे। हृदय की धड़कनें तेज थी और मस्तिष्क में एक साथ कई विचार उमड़ रहे थे। झोपड़ी के सामने आकर वो थोड़ी देर खड़ी रही, जैसे अपनी सांसें संभाल रही हो। पिता तो बाजार जा चुके थे। घर में सन्नाटा पसरा था। उसने धीरे से द्वार खोला और अंदर आकर अपनी खाट पर बैठ गई। उसके माथे से अभी भी पसीना बह रहा था और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अभी कुछ देर पहले जो कुछ उसने सुना था वो उसके अस्तित्व को हिला चुका था। खाट पर बैठते ही उसकी नजर कोने में रखी उन हरी हरी पत्तियों पर पड़ी। वही पत्तियां जिनकी तरफ वो सफेद सांप बार बार जंगल में संकेत कर रहा था। जरीन ने उन पत्तियों को उठाकर हथेली में उलट पलट कर देखा। उसी क्षण झोपड़ी के बाहर हल्की सी फुंकार सुनाई दी। जरीन तुरंत उठी और बाहर निकली। वो सफेद सांप उसके सामने था। उसकी आंखों में अजीब सी व्याकुलता थी। जरीन का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों में भय भी था और एक आशा भी। जरीन सफेद सांप की आंखों में देख रही थी। सांप चुपचाप उसके सामने था, मगर उसकी शांति में जैसे बहुत कुछ छुपा हो। उसने अचानक अपना सिर पत्तियों की तरफ बढ़ाया और हल्की सी फुंकार भरी, जैसे वो कह रहा हो कि ए जरीन, जो कुछ तुम सोच रही हो वही वास्तविकता है। तुम ये पत्तियां लेकर महल जाओ और रानी का उपचार करो। मेरे विष का उपचार सिर्फ यही पत्तियां हैं, बाकी और कुछ नहीं। इधर दूसरी तरफ महल में जैसे ही सफेद सांप ने रानी को डसा, महल के अंदर रात ही में हाहाकार मच गया। रानी की चीखें सुनकर दासियां दौड़ती हुई कक्ष में पहुंची। कोई जल लाने लगा, कोई घबराहट में सेवकों और मंत्रियों को जगाने लगा। उसी अफरातफरी में राजा भी बदहवास स्थिति में कक्ष की तरफ दौड़ता हुआ आया। रानी बिस्तर पर तड़प रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी और चेहरा देखते ही देखते नीला पड़ने लगा। राजा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। बार बार उसका नाम पुकार रहा था, खुशी, खुशी, मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है? रानी ने बहुत टूटी हुई आवाज में बस इतना कहा, सांप। लेकिन कुछ ही क्षणों में रानी की आंखें बंद होने लगी और उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। पूरे महल में भगदड़ मच गई। राजा के आदेश पर दूर दूर से वैद्य बुलाए गए। कोई नब्ज देखता, कोई विष पहचानने की चेष्टा करता, कोई जड़ी बूटियां पीसकर उसकी दवा बनाता। रानी के होठों पर दवा रखी गई, नसों में लेप लगाया गया, मगर विष पूरे शरीर में फैलता चला गया। उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा था। हाथ ठंडे हो चुके थे। राजा एक क्षण के लिए भी वहां से नहीं हटा। कभी रानी खुशी के माथे को चूमता, कभी उसके हाथ पकड़कर प्रार्थना करता। राजा के आंसू रानी के चेहरे पर गिर रहे थे। वो बार बार कह रहा था, खुशी, आंखें खोलो, मैं यहां हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। रात गहराती चली गई। महल में पहले जो शोर था वो अब सिसकियों में बदल चुका था। दासियां दीवारों से लगी रो रही थी।
वैद्य एक एक करके निराश होकर नजरें झुकाने लगे। अंततः सबसे वृद्ध वैद्य ने आगे बढ़कर भारी आवाज में राजा से कहा, महाराज, हमने अपना पूरा प्रयास कर लिया, अब ये हमारे वश में नहीं है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गया जैसे शरीर से प्राण निकल गए हों। थोड़ी देर बाद यह समाचार पूरे नगर में फैल गया कि रानी खुशी अब इस संसार में नहीं रही। सुबह होते होते महल शोक के घर में बदल चुका था। हर तरफ रोने बिलखने की आवाजें थी। नगर में घोषणा कर दी गई कि अगले 2 दिनों के बाद रानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महल की ऊंची दीवारों के भीतर, जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ शांति और दुख ही बचा था। महल के द्वार आज सभी के लिए खोल दिए गए थे। नगर के लोग आते और रानी का अंतिम दर्शन करते और आंखों में आंसू भरकर वापस लौट जाते। महल के अंदर शोक छाया हुआ था। रानी के कक्ष के बाहर दासियां सिर झुकाए खड़ी थी। कोई धीमी आवाज में रो रही थी, कोई दीवार से लगकर सिसकियां दबाने की चेष्टा कर रही थी। उसी बीच कुछ पुरानी दासियां आपस में फुसफुसाने लगी। एक बोली भाग्य का भी अजीब खेल है। पहले बेचारी हमारी रानी से उसकी नन्ही बच्ची छीनी गई और आज स्वयं रानी ही इस संसार से चली गई। दूसरी दासी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, अरे बेटी के उस दुख ने रानी को तो अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वो महल में हंसती जरूर थी, मगर उनका मन हर वक्त सूना रहता था। एक दासी ने सिसकती आवाज में कहा, अरे तुम लोग जानती हो, आज सुबह ही तो रानी साहिबा महल की बूढ़ी दासी से अपनी उसी बेटी का वर्णन कर रही थी। कह रही थी कि मेरी बेटी आज भी जीवित है। मुझे विश्वास है कि वो एक दिन मेरे पास वापस आएगी। ये कहते कहते उस दासी की भी आंखें भर आई। सबको याद था कि रानी खुशी कैसे हर दिन अपनी बेटी की बातें करती थी। कभी खिड़की के पास खड़ी होकर दूर आकाश को देखती रहती, कभी किसी अनजान आहट पर चौंक जाती, जैसे कोई पुकार रहा हो। रानी के मन में यह विश्वास जीवित था कि उनकी बेटी कहीं ना कहीं सांस ले रही है, वो आज भी जीवित है। महल की दासियां जानती थी कि रानी का जीवन दुख से भरा था। एक मां जिसने अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने खो दिया, फिर भी वर्षों तक आशा का पल्लू थामे रही। वो रानी होकर भी अंदर से विवश मां थी। आज जब वो इस संसार से चली गई तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी तड़प, उनका प्रतीक्षा और अपनी बेटी के लिए उनका अधूरा प्रेम भी आज उनके साथ दफन हो गया हो। महल की हर दीवार साक्षी थी कि रानी खुशी ने विवाह के बाद अपने जीवन का कोई भी दिन अपनी बेटी की प्रतीक्षा और उसकी स्मृति के बिना नहीं बिताया। इधर झोपड़ी में जरीन का मन उस शाम बहुत व्याकुल था। महल से आई खबरें उसके मस्तिष्क में बार बार गूंज रही थी। वो चाहती थी कि उसी क्षण उठकर महल की तरफ दौड़ पड़े, हाथ में वो हरी पत्तियां लेकर जिनके बारे में उसको विश्वास था कि शायद यही रानी का उपचार है। मगर शाम ढल चुकी थी। उसके पिता घर लौट आए थे। जरीन ने चुपचाप चूल्हे पर रखी रोटियां गर्म की, सब्जी सामने रखी और अपने पिता को भोजन परोस दिया। खाते समय भी उसकी आंखों के सामने रानी का चेहरा घूमता रहा। वो हर कौर के साथ जैसे अपने ही विचारों में डूबती चली गई। अगले दिन दोपहर तक पूरे नगर में यही चर्चा थी कि रानी को मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। जरीन चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी, मगर उसका मन वहां नहीं था। उसी समय उसके पिता खाट पर बैठे बड़बड़ाने लगे। देखा ना बेटी, जो निर्धनों को सताता है उसके साथ अंततः यही होता है। याद है ना, महल से हमें धक्के देकर निकाला गया था। आज स्वयं उसकी रानी इस स्थिति में चली गई। ये सुनकर जरीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन चाह रहा था कि आज उसके पिता रानी को कुछ ना कहें। उनका क्या दोष था? वो तो सैनिकों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया था। जरीन का हृदय बहुत कोमल था। वो किसी के दुख को देखकर चुप नहीं रह पाती थी। उसके अंदर बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि अगर वो जड़ी बूटियां लेकर महल चली जाए तो शायद कुछ बदल जाएगा।
शायद रानी के प्राण बच सकते हैं। शाम ढली, रात उतर आई। झोपड़ी में दीपक जल रहा था। जरीन और उसके पिता अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, मगर जरीन की आंखों से नींद काफी दूर थी। वो करवटें बदल रही थी, कभी दीवार की तरफ देखती, कभी द्वार की तरफ। हर क्षण उसके मन में यही विचार उमड़ता रहा कि उसे महल जाना चाहिए, किसी भी तरह रानी के प्राण बचाने चाहिए। थोड़ी ही देर में जरीन के पिता अपनी खाट पर गहरी नींद में चले गए। झोपड़ी में उनके खर्राटे की हल्की आवाजें गूंजने लगी, मगर जरीन के मन में शांति नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उसके सीने के अंदर एक तूफान उठा था। वो चुपचाप उठी, कदमों को संभालते हुए द्वार की तरफ बढ़ी। उसे स्वयं नहीं पता था कि वो कहां जा रही है, लेकिन तभी अचानक उसके पिता की आंख खुल गई। उन्होंने अंधेरे में जरीन को द्वार के पास खड़ा देखा तो तुरंत उठ बैठे। बेटी, कहां जा रही हो? जरीन एक क्षण के लिए डरकर पीछे हटी और फिर संभल कर बोली, कहीं नहीं पिताजी, बस ऐसे ही टहल रही थी। मुझे बहुत देर से नींद नहीं आ रही। उसके पिता ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और फिर कोमलता से बोले, बेटी, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रही तो मुझे बता देना। जी पिताजी, आप सो जाइए, जरीन ने धीमी आवाज में कहा। वो मछुआरा फिर से लेट गया और कुछ ही देर में दोबारा झोपड़ी में उसके खर्राटे गूंजने लगे। जरीन भी अपनी जगह पर आकर लेट गई, मगर उसकी आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। हृदय की धड़कनें तेज थी, सांसें भारी लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने निर्णय कर लिया कि मैं महल जरूर जाऊंगी और रानी का जीवन बचाकर रहूंगी। वो बहुत आहिस्ता कदमों के साथ उठी, अपने तकिए के नीचे से वही जड़ी बूटियों वाली हरी पत्तियां उठाई और फिर बहुत ही हल्के कदमों के साथ द्वार की तरफ बढ़ी। कुंडी बहुत धीरे से खोली। बाहर वही सफेद सांप सिमटा हुआ बैठा था। उसकी चमकती देह हल्की रोशनी में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जरीन का ही प्रतीक्षा कर रहा हो। आधी रात बीत चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सफेद सांप जरीन से थोड़ा आगे चलने लगा, जैसे उसे मार्ग दिखा रहा हो। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। कभी कभी हवा सरसराती हुई झाड़ियों से गुजरती तो जरीन का मन एक क्षण को कांप उठता। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था, मगर वो बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थी। काफी देर बाद महल की ऊंची ऊंची दीवारें सामने नजर आई। आज महल का द्वार खुला हुआ था। रानी की मृत्यु की वजह से आने जाने वालों पर कोई रोक नहीं थी। जरीन ने तुरंत अपने चेहरे पर दुपट्टा ठीक से बांध लिया, नजरें झुका ली और बिना रक्षकों को देखे सीधे महल के अंदर चली गई। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, मगर कदम अब पीछे हटने वाले नहीं थे। गलियारों में सन्नाटा छाया था। दीपों की लौ हल्के हल्के कांप रही थी। जरीन के कदम रानी खुशी के कक्ष की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दासिया दीवारों से टेक लगाए खड़ी थी। सबकी आंखों में आंसू भरे थे। लगता था जैसे सब रो रो कर थक चुकी हो। रानी के कक्ष के बाहर कभी कभी हल्की सी हलचल होती, फिर वही शांति छा जाती। जरीन ने साहस जुटाया और कक्ष के अंदर कदम रखा। सामने का दृश्य हृदय चीर देने वाला था। रानी का शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था। उसके पास वही बूढ़ी दासी बैठी रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था और निगाहों में गहरी इच्छा भरी थी। वो बस एकटक रानी खुशी को देखे जा रही थी। जरीन ने आगे बढ़कर उस बूढ़ी दासी से कांपती आवाज में कहा, दादी जान, मैं रानी का उपचार जानती हूं। अगर अभी प्रयास किया जाए तो रानी को बचाया जा सकता है। ये सुनते बूढ़ी दासी एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसने जरीन की तरफ गौर से देखा, एक क्षण को हिचकी, फिर बिना एक पल गवाए तेज कदमों से राजा के पास दौड़ गई। कुछ ही देर में महल में फिर से हलचल मच गई। राजा हड़बड़ाया हुआ कदमों के साथ रानी के कक्ष की तरफ आया। उसकी आंखों में भय और आशा थी। जरीन को देखते ही
वो उसके सामने रुक गया। कांपती आवाज में बोला, बेटी, अगर तुम मेरी रानी को ठीक कर दोगी तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन दौलत दे दूंगा। जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। मेरे जीवन में अब बस वही बची है, उसके बिना मेरे पास कुछ नहीं है। जरीन ने अपनी नजरें झुका ली और सादगी से बोली, महाराज, रानी को बाहर खुले एक आंगन में लकड़ी के ऊंचे आसन पर लिटाया जाए और आप सेवकों को आदेश दीजिए कि वो पात्रों में जल भर भर के लाएं। राजा ने बिना प्रश्न किए आदेश दे दिया। तुरंत दासिया हरकत में आ गई। रानी को आंगन में लाकर लिटाया गया। एक मजबूत लकड़ी का आसन रखा गया। चारों तरफ बड़ी बड़ी चादरें तान दी गई ताकि ओझल रहे। चादर के अंदर वही बूढ़ी दासी रानी के पास खड़ी थी। सामने आसन पर रानी बेसुध पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा और नीला पड़ चुका था। महल के सेवक दौड़ दौड़कर जल के पात्र लाने लगे। फिर जरीन के संकेत पर दासियों ने एक एक करके जल उठाकर रानी के ऊपर डालना शुरू किया। जल आसन से बहता हुआ जमीन पर गिरने लगा। आंगन में से जल के गिरने की आवाजें आ रही थी और लोगों की थमी हुई सांसें। राजा दूर खड़ा, हाथ जोड़े, आंखें उसी आसन पर टिकाए हुए खड़ा था। हर किसी को अब सिर्फ एक ही वस्तु का प्रतीक्षा था कि क्या सच में कोई चमत्कार होने वाला है। क्या हमारी रानी साहिबा फिर से जीवित हो जाएंगी? फिर से महल की खुशियां वापस आ जाएंगी? जरीन बिना एक क्षण गवाए वही हरी जड़ी बूटियां रानी के मुख में रखी और एक छोटी कटोरी में जल भर भर कर उसके चेहरे पर डालती रही। हर तरफ गहरी शांति थी। एक क्षण, फिर दूसरा क्षण बीता और फिर कई लंबे समय यूं ही बीतते चले गए। धीरे धीरे सबके चेहरों पर निराशा। जरीन अपना पूरा प्रयास कर रही थी। वो एक एक करके जड़ी बूटियां रानी के मुख में रखती, लेकिन अभी तक रानी के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। धीरे धीरे सबके चेहरे पर मायूसी उतरने लगी। दासियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। किसी की आंखों से आंसू बह निकले। बूढ़ी दासी ने कांपते हाथों से रानी के माथे को छुआ। रानी ने कोई हरकत नहीं की। राजा बेचैनी में चादर के पास ही टहल रहा था। कभी रुककर दासी से पूछता, क्या स्थिति है अब? कभी जरीन की तरफ आशा भरी नजरों से देखता, मगर कोई उत्तर नहीं आता। हर तरफ सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हृदय की धड़कनें भी भारी लगने लगी थी। अंततः वहां खड़े सभी लोग ये मान चुके थे कि अब कुछ नहीं बचा। हमारी रानी हमें सदा के लिए छोड़कर जा चुकी है। कई दासियां सिर झुकाकर रोने लगी। राजा के कदम रुक गए। वो वहीं बैठ गया, सिर झुकाए, आंखों में आंसू भराए। ऐसा लग रहा था जैसे महल से रौनक ही चली गई हो। उस क्षण में सिर्फ जरीन थी, जिसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सा विश्वास था। वो थमी नहीं। उसके हाथ लगातार चलते रहे। कभी जल डालती, कभी जड़ी बूटियां रानी के मुख में रखती, और तभी अचानक उस शांति में एक हल्की सी आवाज गूंजी, पानी। एक क्षण को किसी को विश्वास नहीं हुआ। बूढ़ी दासी ने कांपते हाथों से रानी की तरफ सिर उठाकर देखा। रानी की पलकों में हलचल हुई। उसकी आंखें हल्की सी खुली, होंठ हिले और फिर से वही आवाज, मुझे पानी पिलाओ। आंगन में जैसे बिजली दौड़ गई। शांति टूट गई। हर चेहरा आश्चर्य से भर उठा। राजा एक झटके में उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रानी खुशी जीवित थी। राजा बदवास दौड़ता हुआ चादर के अंदर आया। उसने रानी खुशी के चेहरे को देखा। उसकी हल्की हल्की चलती सांसों को अनुभव किया और उसका कमजोर शरीर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में जरीन ने पास खड़ी एक दासी से कहा, जल्दी से पीने के लिए स्वच्छ जल लेकर आओ। दासी दौड़ती हुई जल लेकर आई। जरीन ने अपने हाथों से रानी को थोड़ा थोड़ा जल पिलाया। रानी ने कठिनाई से आंखें खोली। गला सूखा हुआ था। राजा, जरीन और बूढ़ी दासी मिलकर रानी को सहारा देने लगे। उसे धीरे धीरे बिठाया गया। उसकी सांसें अब भी भारी थी, आंखें लाल थी।
विष का प्रभाव अभी पूरी तरह गया नहीं था, मगर शरीर में हल्की सी हलचल लौट आई थी। राजा अपनी जगह से उठा और जल्दी से जरीन के पास आकर उसके पैर पकड़ लिए। उसने कांपते हाथों से जरीन के पैरों के पास अपना मुकुट उतार कर रख दिया और रोते हुए बोला, ए बेटी, तुमने मुझे मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति लौटा दी है। जब मेरी सारी आशाएं टूट चुकी थी, तुमने मुझे फिर से नया जीवन दे दिया। ये सुनकर जरीन थोड़ा सा डरी कि इतनी बड़ी सत्ता का राजा आज उसके पैरों के पास बैठा रो रहा है। उसने नजरें झुका ली और हल्का सा पीछे हट गई। रानी को सहारा देकर उसके कक्ष तक ले जाया गया। पूरे महल में जैसे प्रसन्नता की लहर दौड़ गई हो। दासियों के चेहरे खिल उठे। सेवक एक दूसरे को समाचार देने लगे। सैनिकों ने राहत की सांस ली। हर जुबान पर उसी लड़की जरीन की बातें थी कि जिसने आज अपना नाम और पहचान बताए बिना ही रानी के प्राण बचा लिए थे। जब उस रात महल में सभी रानी के कक्ष की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे, तभी जरीन चुपके से पीछे हटी। उसने अपने चेहरे को फिर से दुपट्टे से ढका और बिना किसी को बताए चुपचाप महल से बाहर निकल गई। राजा रानी के कक्ष में था। रानी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। दासियां आसपास खड़ी थी। तभी राजा को अचानक विचार आया और उसने दासियों से पूछा, अरे वो लड़की कहां चली गई? कहीं नजर नहीं आ रही। बूढ़ी दासी घबरा गई। बोली, महाराज, अभी तो यही थी, पता नहीं कहां चली गई। तुरंत महल में खोज शुरू कर दी गई। सैनिकों ने हर कोना छान मारा, मगर जरीन का कहीं पता नहीं चला। रानी बार बार कमजोर आवाज में कहती रही, महाराज, मुझे उस लड़की से मिलना है, उसने मेरे प्राण बचाए हैं। राजा ने रानी को सांत्वना दी, ए रानी, अभी तुम विश्राम करो। वो लड़की जहां भी होगी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उसने हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रानी, तुम परेशान ना हो, वो लड़की कल ही तुमसे मिलने आएगी। इधर रात के अंधेरे में जरीन तेज कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। रात का अंतिम प्रहर था। चारों तरफ डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। उसके साथ वही सफेद सांप भी था, चुपचाप उसके कदमों के साथ चलता हुआ। जरीन ने झोपड़ी के पास पहुंचकर धीरे से द्वार खोला। अंदर सब वैसा ही था। उसका पिता गहरी नींद में सो रहा था। उसे कुछ भी समाचार नहीं हुआ था। जरीन चुपचाप अंदर गई, द्वार बंद किया और अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी सांसें अब भी तेज थी। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, मगर आंखें बंद करते ही उसे संतोष का एक हल्का सा अनुभव हुआ। जरीन अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। रह रह कर रानी खुशी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो चेहरा उसे अजीब सा अपना लगता था, जैसे आज किसी अपने से अलग होकर फिर से मिलना हुआ हो। उस चेहरे में एक अजीब सा संतोष था, एक अपनापन था, बिल्कुल मां की तरह। जरीन के मन में जाने कब से रानी के लिए प्रेम उतर आया थी। उसे स्वयं भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एक अनजान स्त्री से इतना जुड़ाव क्यों अनुभव कर रही है। उसे बस इतना लगता था कि वो रानी फिर से ठीक हो जाए, मुस्कुराए और जरीन एक बार फिर से रानी को अपनी आंखों से जाकर देख ले। जरीन को यह ज्ञान नहीं था कि जिस महल की रानी के चेहरे का आकर्षण उसे अपनी तरफ खींच रहा है, वही उसकी वास्तविक मां है। इधर महल में सुबह होते ही राजा ने फिर से आदेश दिया कि उस लड़की को खोजा जाए जिसने रानी के रात में प्राण बचाए थे। सैनिक इधर उधर पूछताछ कर रहे थे। दासियां आपस में बातें कर रही थी। तभी एक दासी साहस करके आगे बढ़ी और राजा के सामने झुककर बोली, महाराज, मैंने कल रात उस लड़की को पहचान लिया था। वो हमारे मोहल्ले में ही रहती है, महल से काफी दूर नदी के पास एक निर्धन मछुआरे के घर में। वो उसी की बेटी है। ये सुनते ही राजा की आंखों में चमक आ गई, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, विलंब मत करो। इसी क्षण इस दासी के साथ उस लड़की के घर जाओ
और उसे बहुत ही सम्मान के साथ महल लेकर आओ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। उसे बताया जाए कि राजा ने उसे महल बुलाया है। सैनिकों ने एक सवारी तैयार की और उस दासी को लेकर जरीन के घर तक पहुंचे। घर में सन्नाटा था। मछुआरा रोज की तरह अपने काम पर जा चुका था। जरीन अंदर अकेली बैठी थी। मन में वही उथल पुथल, वही रात के दृश्य घूम रहे थे। तभी अचानक द्वार पर दस्तक हुई। जरीन चौंक गई। बाहर निकली तो सामने सैनिक खड़े थे। वो सब आदर से बोले, ए लड़की, राजा साहब ने आपको महल बुलाया है। रानी साहिबा आपसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही जरीन का हृदय जोर जोर से धड़क उठा। उसी क्षण रानी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। मोहल्ले की एक स्त्री भी उन सैनिकों के साथ खड़ी थी। उसने प्यार से कहा, हाँ जरीन बेटी, डरो नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही महल चलूंगी। जरीन ने अंततः अपना सिर हिलाया और फिर उनके साथ चल पड़ी। महल पहुंची तो द्वार पर स्वयं राजा आगे बढ़ा। जरीन को देखते ही उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर राजा ने जरीन को हृदय से लगा लिया। आवाज भारी हो गई, मेरी प्यारी बेटी, कल रात हम तुम्हें बहुत ढूंढते रहे, अंततः तुम कहां चली गई थी? जरीन कुछ न बोली। राजा उसका हाथ थामे हुए रानी के कक्ष की तरफ बढ़ने लगा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता थी, जैसे कोई खोई हुई मूल्यवान वस्तु उसे मिल गई हो। कक्ष का द्वार खुला। रानी खुशी कमजोर स्थिति में बिस्तर पर टिकी बैठी थी। जैसे उनकी नजर जरीन पर पड़ी, उनकी आंखें भर आई। कांपते हाथ उठे और सिसकती आवाज में बोली, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई। तुम कहां चली गई थी? जरीन भी आगे बढ़ी। रानी के बिस्तर के पास आकर बैठ गई। रानी ने जरीन को अपने हृदय से लगा लिया। उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। बहुत देर तक रानी यूं ही जरीन को अपने हृदय से लगाए रखा, जैसे वर्षों की तड़प उस एक क्षण में उतर आई हो। रानी ने धीमे से जरीन से कहा, बेटी, पता नहीं क्यों कल रात जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खोई हुई बेटी मुझे मिल गई हो। आज भी तुम्हें देखकर मुझे बहुत संतोष मिल रहा है। राजा पास खड़ा ये सारा दृश्य देख रहा था। उनके होठों पर मुस्कान थी। जरीन ने साहस करके कहा, रानी साहिबा, मैं आपको अपनी मां कह सकती हूं। मेरी मां नहीं है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर से आपसे मिलना चाहती थी, मगर पिताजी का भय था, इसलिए मैं रात में चली गई थी। रानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने जरीन के माथे को चूमते हुए कहा, हां बेटी, मैं तो तुम्हारी मां ही हूं। उसके बाद रानी और जरीन देर तक आपस में बातें करते रहे। कभी रानी जरीन के बालों में उंगलियां फेरती, कभी उसका हाथ थाम कर अपने मन की बात कहती। रानी ने दासियों को संकेत से बाहर भेज दिया और कोमलता से बोली, मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी के साथ अकेला छोड़ दो। जरीन उसके पास बैठी रही। दोनों के चेहरों पर अजीब सा संतोष था, जैसे वर्षों की थकान उतर रही हो। रानी को स्वयं भी समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की से बातें करते हुए उसे इतना संतोष क्यों मिल रहा है। उसे लगता था जैसे कोई अपना उसके पास बैठा हो, कोई जो उसके मन के खाली भाग को भर रहा हो। रानी ने जरीन को अपनी सारी बातें बताई। अपनी वो बेटी जिसको उन्होंने राजा के भय से नदी में बहा दिया था। जरीन वो सारी बातें सुनती रही। कभी उसकी आंखों में आंसू भर आते और कभी शांत वो रानी का चेहरा देखती रहती। एक दुख से भरी विवश मां रानी के चेहरे में उसे नजर आती। शाम ढलने लगी तो जरीन के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, रानी साहिबा, अब मुझे जाना होगा। मेरे पिताजी के घर आने का समय हो गया है। अगर मैं विलंब से पहुंची तो वो परेशान हो जाएंगे। रानी ने प्यार से उसका हाथ दबाया और बोली, ठीक है मेरी बेटी, मगर कल तुम फिर से मेरे पास आ जाना। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। और फिर रानी ने एक दासी को बुलाया और कहा कि राजा को मेरे पास बुला दो। राजा आए तो रानी ने कहा कि महाराज,
जरीन को घर पहुंचाने का प्रबंध कर दीजिए और कल सुबह इसे फिर से मेरे पास बुलवा लीजिएगा। राजा के चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने जरीन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुमने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम कल फिर से महल आ जाना। अब ये महल और ये सारी वस्तुएं तुम्हारी हैं। यहां तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जरीन ने सिर झुकाकर सहमति दी। सैनिकों ने सवारी तैयार की और जरीन को आदर के साथ घर पहुंचा दिया गया। झोपड़ी के पास उतरते ही वो अपने सफेद सांप से मिली। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, मन ही मन में धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद दूर से उसे अपने पिता लौटते हुए दिखाई दिए तो उसने सफेद सांप से धीमे से कहा कि अब तुम जंगल की तरफ चले जाओ। वो सांप शांति से झाड़ियों में खो गया। जरीन घर के अंदर आ गई और रोज की तरह चूल्हे पर रोटियां सेकने लगी। मछुआरा थका हारा आया और खाट पर बैठ गया। चेहरे पर उसके गहरी उदासी थी। जरीन ने पास आकर पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मछुआरे की आंखों में आंसू भर आए। उसने भारी आवाज में कहा, बेटी, हमारा सब कुछ उजड़ चुका है। सैनिकों ने मेरा जाल काट दिया। बाजार में अब कोई मुझसे लकड़ियां नहीं खरीद रहा। घर कैसे चलेगा समझ नहीं आता। तुम भी बड़ी हो गई हो। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारा विवाह कर सकूं। ये कहते कहते मछुआरे की आवाज टूट गई। जरीन चुपचाप उसके पास बैठी रही, उसके दुख को अनुभव करती रही। झोपड़ी में सन्नाटा था। जरीन अपने पिता की स्थिति देख नहीं पाई। वो चुपचाप पास बैठी रही और फिर उसने प्यार से अपने पिता के सिर पर हाथ फेरा और कोमलता से बोली, पिताजी, एक बात बताओ। मैंने जो कुछ किया सब आपकी वजह से किया। मछुआरा आश्चर्यचकित होकर अपनी बेटी की तरफ देखने लगा। जरीन ने धीरे धीरे महल की सारी बातें उस मछुआरे को बता दी। कैसे वो रानी के उपचार के लिए गई थी, कैसे उसने जड़ी बूटी से रानी के प्राण बचाए और कैसे रानी आज उसी की वजह से बिल्कुल सही हो चुकी है। और फिर जरीन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, पिताजी, अगर आप कहें तो मैं रानी साहिबा से अनुमति ले लूं कि मुझे महल में कोई छोटा सा काम दे दे। हमारा घर भी चल जाएगा और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनते ही मछुआरे की आंखों में चमक आ गई। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, मैं तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मगर तूने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। मेरी प्रार्थना है ऊपर वाला तुझे हमेशा सलामत रखे। फिर कुछ सोचकर वो मछुआरा बोला, बेटी, कल जब सैनिक आए तो मैं भी तुम्हारे साथ महल चलूंगा। वो रात झोपड़ी में एक अलग सा संतोष था। अगले दिन जब सैनिक जरीन को लेने आए तो जरीन ने साहस करके अपने पिता को भी साथ बिठा लिया। सवारी महल पहुंची तो रानी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। जरीन को देखते ही वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसे हृदय से लगा लिया। आ गई मेरी प्यारी बेटी। रानी की आवाज में एक अजीब सा प्रेम तैर रहा था। जरीन ने अपने पिता को आगे बढ़ाकर कहा, रानी साहिबा, ये मेरे पिताजी हैं। इन्होंने मुझे बचपन से बहुत कठिनाइयों में पाला है। ये नदी में मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। दिन रात ये मेरे लिए परिश्रम करते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा होता है। हम सूखी रोटियां खाकर अपना घर चलाते हैं। मछुआरे ने झुककर आदर से रानी को प्रणाम किया। रानी स्वयं आगे बढ़ी, उनका हाल पूछा और फिर कोमलता से बोली, देखो, आज से आप इतनी मेहनत नहीं करोगे। आप अब बहुत वृद्ध हो चुके हो। फिर भी आप अपनी प्यारी बेटी जरीन के लिए दिन रात परिश्रम करते हो। आज से आप महल ही में काम करोगे और आपको हर महीने 10,000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। बस आपका काम ये होगा कि आप महल के विशेष बगीचे की निगरानी करोगे, उसके फूल पौधों की देखभाल करोगे। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं रहेगा। ये सुनते ही जरीन की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो खुद को रोक नहीं पाई। आगे बढ़कर बोली, रानी साहिबा, हम दोनों ने बहुत मुसीबतें देखी हैं। कई दिन झोपड़ी में हमारे ऐसे बीते कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था।
अभी कल ही पिताजी पूरा दिन बाजार में लकड़ियां बेचने गए थे, मगर किसी ने एक भी लकड़ी नहीं खरीदी। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रानी ने प्यार से जरीन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, ये उपकार नहीं है, ये तो मैं बस अपनी प्यारी जरीन के लिए कर रही हूं। इसके बाद जरीन का जीवन पूरी तरह बदल गया। महल के बगीचे में रानी अक्सर जरीन के साथ टहलती, उससे बातें करती, हंसती। जरीन को अपने पास बिठाकर अक्सर वो उसका सिर अपनी गोद में रख लेती, जैसे उसे छोड़ना ही ना चाहती हो। रानी को स्वयं जरीन को देखकर बहुत संतोष मिलता था। मछुआरा दूर खड़ा ये सब देखता, उसकी आंखों में भी धन्यवाद और आश्चर्य एक साथ होता। एक दिन मछुआरा बगीचे में आया। उसने हाथ जोड़कर रानी से कहा, रानी साहिबा, अगर अनुमति हो तो एक बात मुझे कहनी है। रानी मुस्कुराई, जी जरूर कहिए। मछुआरे ने हिचकिचाते हुए कहा, यहां नहीं, अगर हो सके तो एकांत में। रानी ने जरीन की तरफ देखा। मछुआरे ने बेटी को संकेत से दूर जाने को कहा। जरीन कुछ कदम दूर चली गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। बगीचे में हल्की हवा चल रही थी। पत्तों की सरसराहट की आवाज करीब से आ रही थी। मछुआरा थोड़ी देर शांत रहा, फिर उसने साहस जुटाया और रानी की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, रानी साहिबा, एक बात है जो मैं आज तक मन में दबाए बैठा हूं। मैंने इस बारे में आज तक किसी को भी नहीं बताया। ये एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ मेरे ही पास है। मुझे भय है कि अगर किसी दिन मैं इस संसार से चला गया तो किसी को भी इसके बारे में भनक तक नहीं होगी। जरीन को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर उस मछुआरे ने बहुत साहस करके कहा, रानी साहिबा, जरीन मेरी अपनी बेटी नहीं है। ये सुनते रानी के चेहरे का रंग बदल गया। वो घबराकर बोली, क्या कहा तुमने? मछुआरा झुकी निगाहों से बोलता रहा, हाँ रानी साहिबा, जरीन मेरी सगी बेटी नहीं है। मेरी अपनी बेटी तो वर्षों पहले इस संसार से चली गई थी। आज से 18 वर्ष पहले की बात है। मैं नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। तभी मैंने देखा कि जल के साथ एक लकड़ी की टोकरी बहती हुई मेरी तरफ आ रही है। जब पास गया तो उस टोकरी में एक नन्ही सी बच्ची थी, बहुत सुंदर, बहुत मासूम। मैंने उसे उठा लिया और अपने घर ले आया। उसी दिन से जरीन मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मुझे नहीं पता कि जरीन किसकी बेटी है, लेकिन बस इतना जानता हूं कि वह मुझे नदी से मिली थी। ये सुनते रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई पुराना घाव एकदम से खुल गया हो। वो एक क्षण भी ना रुकी। तेज कदमों से दौड़ती हुई जरीन के पास पहुंची और उसे हृदय से लगा लिया। मेरी बच्ची, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी गुड़िया, तुम कहां चली गई थी? रानी फूट फूट कर रोने लगी। जरीन कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो घबरा गई। रानी साहिबा, आपको क्या हो गया? मछुआरा भी भौंचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रानी को क्या हो गया। जल्दी से आसपास खड़ी दासियां दौड़ पड़ी। किसी ने राजा को जाकर समाचार दिया। थोड़ी ही देर में राजा तेज कदमों से दौड़ता हुआ बगीचे में पहुंचा। सैनिक भी पीछे पीछे आ गए। क्या हुआ? रानी साहिबा को क्या हो गया? मगर रानी किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थी। वो जरीन को अपने हृदय से लगाए रोए जा रही थी। बार बार उसके सिर पर हाथ फेरती और टूटी हुई आवाज में कहती, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तू अंततः मेरे पास लौट ही आई। पूरा महल सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजा ने आगे बढ़कर रानी को संभालने की चेष्टा की, लेकिन तभी बगीचे में तेज कदमों के साथ चलते हुए वही बूढ़ी सेविका पहुंची। रानी ने जैसे ही उस बूढ़ी सेविका को देखा तो कांपते हाथों से उस बूढ़ी सेविका को अपने पास बुलाया और कपाती आवाज में बोली, अम्मा जान, देखो, यही है मेरी जरीन, मेरी वही बेटी, वही बच्ची जिसे आपने नदी के हवाले कर दिया था। बूढ़ी सेविका जैसे ही जरीन के पास पहुंची, उसकी आंखें भर आई। उसने भी आगे बढ़कर जरीन को अपने हृदय से लगा लिया। बेटी,
मेरी बच्ची, वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी, तुम्हें उस टोकरी में रखा था। मुझे विश्वास था ऊपर वाला तुम्हें जरूर बचाएगा। एक दिन तुम्हें वापस हमारी दयालु रानी के पास जरूर भेजेगा। आज वही दिन है। रानी कभी जरीन का हाथ चूमती, कभी उसके माथे को, कभी उसके बालों में उंगलियां फेरती। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, तू जीवित है ना? तू मेरे सामने है। उसकी आवाज सिसकियों में डूबती जा रही थी। जरीन कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसे बस इतना अनुभव हो रहा था कि जिस संतोष की कमी उसके हृदय में हमेशा रही, वो आज किसी तरह पूरी होती नजर आ रही। मछुआरा आगे बढ़ा। उसकी आंखें भी नम थी। वो सब कुछ समझ चुका था। उसने हाथ जोड़कर धीमी आवाज में कहा, मेरी प्यारी बेटी जरीन, यही सत्य है। शायद यही तुम्हारी वास्तविक मां है। ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ माध्यम बनाया था। तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। मैंने तुम्हें नदी से उठाया था। नदी में एक टोकरी बहती हुई आ रही थी और तुम उसी के अंदर थी। ये सुनकर जरीन जोर जोर से रोने लगी। तभी बूढ़ी सेविका ने कांपते होठों से पूरी वास्तविकता राजा के सामने रख दी। उसने राजा से कहा, महाराज, आज से 18 वर्ष पहले जिस रात रानी की कोख से बेटी उत्पन्न हुई थी, तो आपका आदेश था कि अगर बेटी उत्पन्न हुई तो मैं उसे जीवित दफना दूंगा। विवशता में हम लोगों ने भय के कारण उस बच्ची को लकड़ी की टोकरी में रखकर नदी के हवाले कर दिया था। मेरा मन हर क्षण रोता रहा, मगर मुझे विश्वास था कि एक दिन ये बच्ची लौटकर अपनी मां के पास जरूर आएगी। ये सुनते ही राजा की भी आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ा, रानी और जरीन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कर दो। मेरी हट की सजा मेरी बेटी ने 18 वर्ष झेली। मैंने अपनी ही संतान से मुख मोड़ लिया। मैं बहुत अपराधी हूं। रानी ने जरीन को और जोर से अपने हृदय से लगा लिया। मेरी प्यारी बेटी, सब कुछ भूल जाओ। अभी तक जो कुछ तुम्हारे साथ बीता, अब आगे से तुम महल की राजकुमारी हो। ये सैनिक, ये महल और ये सब कुछ तुम्हारा है। ये देख बगीचे में खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। सैनिक, दासिया, मंत्री सब सिर झुकाए खड़े थे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद जरीन हमेशा के लिए अपनी मां के साथ महल में रहने लगी। वही महल जो कभी उसके लिए अपरिचित था, अब उसका अपना घर बन चुका था। रानी हर क्षण उसे अपने पास रखती। उसके बिना एक कदम भी ना चलती। महल में फिर से रौनक लौट आई थी। महल में अब जरीन राजकुमारी के वस्त्रों में नजर आती थी। कभी मां के कक्ष में जाकर उनके पास बैठ जाती, कभी अपने पिता राजा के निकट आकर आदर से शांति में उनके हाथों पर अपना सिर रख देती। उसके लिए भांति भांति के व्यंजन पकते, रेशमी कपड़े सिले जाते। दासिया हर समय जरीन की सेवा में लगी रहती। मगर इन सब राजसी वस्तुओं के पश्चात भी जरीन का मन अब भी साधारण ही था। वो अक्सर बगीचे में अपने पिता, उस मछुआरे से मिलने जाती। उनके पास बैठकर पुराने दिन याद करती। उनकी मेहनत और ममता वो कभी नहीं भूल सकती थी। रात के सन्नाटे में कभी कभी जरीन का वही परम मित्र सफेद सांप महल के आंगन तक आ जाता। जरीन चुपके से रसोई से दूध लाती और प्रेम से उसे पिला देती, जैसे दो पुराने साथी मिल रहे हों जो बिना बोले एक दूसरे की बात समझ लेते हों। रानी खुशी हर क्षण अपनी बेटी को देखती और मन ही मन में धन्यवाद करती कि उसकी खोई हुई धरोहर उसे वापस मिल गई। वो अपने हाथों से जरीन को भोजन खिलाती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती और उसकी उपस्थिति से जैसे उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती। जरीन के जीवन में भी अब संतोष था, अपनापन था और वो मां की ममता थी जिसकी कमी उसने वर्षों अनुभव की थी। महल की दीवारों के भीतर अब सिर्फ वैभव नहीं बल्कि हृदयों की ऊष्मा भी बस चुकी थी। एक मां और बेटी का बिछड़ा संबंध फिर से जुड़ गया था।